आमतौर पर हमारे जैसे काफ़ी सारे लोगों ने ये कहावत कभी ना कभी किसी को कहते हुए सुनी होगी कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है, या फिर हो सकता है कि खुद भी कही हो। इस कहावत का आसान सा मतलब ये है कि हमारे लिए हुए छोटे छोटे कदमों से ही हम एक दिन कुछ बड़ा हासिल कर पाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये एक ही पल में कर पाना मुमकिन हो। ठीक इसी तरह हर इंसान की कुछ ऐसी आदतें भी होती हैं जिन्हें शायद थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। लेकिन क्या कोई चाहे तो झट से एक ही दिन में अपनी उन आदतों को बदल सकता है? बिल्कुल नहीं। इन आदतों को बदलने के लिए भी छोटी छोटी कोशिशों से ही आगे बढ़ना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा बड़ा होकर क्रिकेटर बनना चाहता है, तो उसे उसके लिए बचपन से ही कोशिश करनी होगी। तब जाकर वो अपनी लगातार की गई कोशिशों के बाद खुद को एक सफल क्रिकेटर बना पाएगा। किसी की कोशिशों का परिणाम कई बार उसकी आदतों पर भी डिपेंड करता है। अब इन बातों से आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि आखिर हम अचानक से इस बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार हम आपके साथ एक ऐसी ही किताब पर चर्चा करने वाले हैं। के इस भाग में हम चर्चा करने वाले हैं मशहूर राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलिंग बुक एटॉमिक हैबिट्स पर। इसमें उन्होंने बहुत ही सीधे और आसान शब्दों में बताया है कि अगर इंसान एक बार मन बना ले तो कैसे अपनी बुरी आदतों को धीरे धीरे अच्छी आदतों में बदल सकता है, और फिर सफलता यानी कि सक्सेस हासिल करना उसके लिए ज़रा सा भी मुश्किल नहीं होगा। जेम्स क्लियर की इस किताब की टैगलाइन टाइनी चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स ही किताब में मौजूद फैक्ट्स के बारे में बहुत कुछ कह देती हैं। कैसे इंसान छोटी छोटी कोशिशें करते हुए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने इस किताब में 10 ऐसी बातें बताई हैं जिनसे इंसान अपनी सफलता का रास्ता सिर्फ कुछ आदतों के जरिए तय कर सकता है। इसमें अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलने, हर रोज खुद को 1% बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करने, अपनी विल पावर और मोटिवेशन को बनाए रखने और छोटी छोटी कोशिशें करते रहने जैसी कई बातें शामिल हैं। साथ ही राइटर की इस किताब को लोगों तक पहुंचाने के पीछे यही उम्मीद थी कि हर एक ऐसा इंसान जिसे अपने चारों ओर के दरवाजे बंद हुए नजर आ रहे हैं, वो इस किताब के जरिए अपने आप में एक नई एनर्जी ला सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर चर्चा का ये दिलचस्प सफर। आप बने रहिए हमारे साथ। जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स की चर्चा की शुरुआत हम उन्हीं के बचपन की एक कहानी के साथ करते हैं। अपने हाई स्कूल के आखिरी दिन वो बेसबॉल खेल रहे थे और उनके दोस्त के हाथों से बैट फिसल कर सीधे उनके मुंह पर जा लगा, जिससे वो बेहोश हो गए। उस वक्त उन्हें बैट इतनी जोर से लगा कि उनकी नाक टूट गई। इसके साथ ही बेसबॉल के उस घाव ने उनके दिमाग पर भी असर डालना शुरू कर दिया था। फिर वो जब थोड़ा होश में आए तो उन्होंने देखा कि उनकी शर्ट पर खून के छींटे हैं। ये देखकर तब उनके एक दोस्त ने अपनी शर्ट खोलकर उनको दे दी। इस तरह उसी शर्ट से उन्होंने अपनी नाक को दबा कर रखा, जिससे खून निकलना थोड़ा कम हो सके। इस घटना से जेम्स काफी चौंक गए थे और उन्हें यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें इतनी ज्यादा चोट आखिर कैसे लगी। इसके बाद उनके टीचर वहां आए और उन्होंने उनको नर्स के ऑफिस तक पहुंचाया। फिर नर्स ने जेम्स से ये समझने के लिए कुछ सवाल पूछे कि उनके दिमाग पर कितना असर हुआ है। तब उन्होंने उन सारे सवालों के जवाब गलत दिए। वहीं जब तक एम्बुलेंस स्कूल पहुंची तब तक वो पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते जेम्स की हालत और बिगड़ गई। अब उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जब आसपास के हॉस्पिटल में उनका इलाज नामुमकिन लगने लगा, तब हॉस्पिटल वालों ने ही एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया, जिससे उनको ओहायो के मशहूर शहर सिनसिनाटी के एक अस्पताल में ले जाया जा सके। और तब जेम्स की माँ भी उनके साथ सिनसिनाटी गईं। इधर उनके पिता भी अपने बाकी बच्चों को दोस्तों के पास छोड़कर हॉस्पिटल पहुंच रहे थे।
उस अस्पताल में करीब 20 डॉक्टर्स और नर्स की टीम मिलकर ऑपरेशन थिएटर में जेम्स का इलाज करने में जुट गए थे। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं था जब उनके माता पिता सिनसिनाटी के उस हॉस्पिटल में अपने बच्चे के इलाज के लिए पहुंचे हों। ठीक 10 साल पहले भी इसी जगह पर वो जेम्स की बहन को लेकर पहुंचे थे, जिसे 3 साल की उम्र से बोन मैरो में होने वाले रक्त कैंसर के लक्षण ल्यूकेमिया की बीमारी थी। उस वक्त वो केवल 5 साल के थे। फिर 2 साल के कैंसर से लड़ने के लिए दिए जाने वाले कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट्स और बोन मैरो की जांच करने वाली बायोप्सी के बाद आखिरकार उनकी बहन बिल्कुल ठीक होकर हॉस्पिटल से निकल पाई थी। आज उनकी बहन बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन 10 साल बाद एक बार फिर उसी जगह उनका भाई जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा था। अगली सुबह जैसे ही जेम्स को होश आया और उनकी हालत में थोड़ा सुधार दिखा तो डॉक्टर्स ने उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी। हालांकि अभी भी उनकी नाक टूटी हुई थी, जिसका ऑपरेशन 1 हफ्ते बाद किया जाना था। आखिरकार जेम्स अपनी टूटी हुई नाक, कुछ फ्रैक्चर्स और बाईं आंख पर चोट लिए अपने घर पहुंचे। इसके बाद के कुछ महीने उनके लिए बहुत परेशानी वाले थे। उस वक्त उन्हें ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं देता था और यही वजह थी कि वो अब थोड़ा डिप्रेस्ड या टेंशन में भी रहने लगे थे। बेसबॉल उनकी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा था, जहां उन्होंने करीब 1 साल बाद वापसी की। उनके पिता भी सेंट लुइस कार्डिनल्स की ओर से बेसबॉल खेला करते थे। हालांकि जेम्स की बेसबॉल के खेल में वापसी पहले की तरह बहुत अच्छी नहीं रही। देखते ही देखते उन्होंने अपना स्कूल ख़त्म किया और डेनिसन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। जेम्स का मानना है कि डेनिसन यूनिवर्सिटी जाना उनकी ज़िंदगी के कुछ अच्छे फैसलों में से एक था। वहाँ उन्हें बेसबॉल खेलने का मौका मिलता था और यही वो जगह थी जहाँ उन्होंने कुछ अच्छी आदतें भी सीखी थीं, जैसे समय पर सोना और अपने कॉलेज के कमरे को साफ सुथरा रखना। बस इन्हीं छोटी छोटी बातों से उनके अंदर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा था। जेम्स की माने तो आदत किसी ऐसे रूटीन की तरह होती है जिसे हर रोज फॉलो किया जाना चाहिए। फिर जैसे जैसे उनका एक एक सेमेस्टर बीत रहा था, वो और भी छोटी छोटी नई आदतें सीख रहे थे। इसीलिए वो यही मानते हैं कि चुनौतियां इस तरह से इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा हैं। ठीक उसी तरह कुछ अच्छी आदतों के साथ उन चुनौतियों का सामना करना भी हमारा ही काम है। बेसबॉल खेलते हुए जेम्स के साथ हुए हादसे के 6 साल बाद उन्हें डेनिसन यूनिवर्सिटी के सबसे बेहतरीन एथलीट के रूप में पहचान मिली। जब तक उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, तब तक उन्होंने कई सारी अचीवमेंट्स का स्वाद भी चख लिया था। जेम्स का नाम ESPN की एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम में शामिल था। इसके साथ साथ उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा अवार्ड यानी कि राष्ट्रपति मेडल भी मिल चुका था। इन सब चीज़ों में से सबसे अच्छी चीज़ जो जेम्स के साथ हुई वो ये थी कि बचपन के हादसे से उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने का सबक मिल गया था। उनका मानना है कि ज़िंदगी में चुनौतियाँ कब और कैसे आएंगी ये पहले से समझ पाना भले ही हमारे हाथ में ना हो, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना हमारे हाथ में होता है। ज़रूरत है तो बस इन चुनौतियों से सीख लेते हुए अपनी अच्छी आदतों के साथ कोशिश करने की। जेम्स बताते हैं कि उन्होंने कभी भी अपनी आदतों को लेकर कुछ लिखने का प्लान नहीं बनाया था और पहले तो वो आदतों को लेकर अपने निजी एक्सपेरिमेंट्स को अपने पास ही रखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे लोगों के साथ शेयर करने का मन बनाया। जिसके बाद हफ्ते के 2 दिन सोमवार और गुरुवार को वो अपने कुछ ऐसे ही आर्टिकल्स पब्लिश किया करते थे। धीरे धीरे कुछ महीनों में ही ये उनकी आदत बन गई थी और हजारों लोग उनके इन आर्टिकल्स के साथ जुड़ने भी लगे थे। साल 2014 में उनके साथ ईमेल पर जुड़े हुए लोगों की लिस्ट इतनी ज़्यादा लंबी होने लगी कि आगे जाकर उन्हें अपनी इस किताब की डील पेंगुइन रैंडम हाउस के साथ साइन करनी पड़ी। अब जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ रही थी वैसे वैसे जेम्स के बिजनेस के मौके भी बढ़ रहे थे। बड़ी बड़ी कंपनियां उनसे हैबिट फॉर्मेशन और बिहेवियर में बदलाव के साइंस के बारे में बात करने के लिए रिक्वेस्ट भी कर रही थीं। इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के कई जगहों पर इस बारे में बहुत सारी स्पीचेस भी दी।
साल 2016 तक लगभग हर दिन जेम्स के लिखे आर्टिकल्स टाइम्स, फोर्ब्स और एंटरप्रेन्योर जैसे बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउसेस के मैगजीन्स में छपने लगे थे। साल 2017 की शुरुआत में जेम्स ने हैबिट एकेडमी को लॉन्च किया, जो काफ़ी इंस्टीट्यूशंस और उनके स्टूडेंट्स के लिए ज़िंदगी में अच्छी आदतों के बारे में ट्रेनिंग और जानकारी का एक जरिया बना। उनका यह भी कहना था कि अब तक करीब 10,000 लोग उनके इस एकेडमी से ग्रेजुएट हो चुके हैं। साल 2018 में वो अपनी बुक को लगभग ख़त्म कर चुके थे। तब तक उनके साथ कई मिलियन लोग जुड़े। फिर भी उन्हें कभी भी नहीं लगा था कि इस बुक को लोग इतना पसंद कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर नवल रविकांत का कहना है कि एक अच्छी किताब लिखने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छी किताब बनना पड़ता है। और जेम्स भी उनकी इस बात से सहमत थे, क्योंकि उनकी किताब का हर हिस्सा उन्होंने खुद जिया है। उनकी चोट हो या उससे उभर कर बेसबॉल कोर्ट में वापस आना हो, इन सभी छोटी छोटी कोशिशों से ही उनकी जिंदगी बनी हुई है। उनकी हर छोटी छोटी आदत ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि कैसे एक जिम्मेदार इंसान बना जा सकता है। अपनी इस बुक में भी उन्होंने बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, फिलॉसफी और साइकोलॉजी जैसे कई सब्जेक्ट्स के बारे में अपना ओपिनियन रखा है। हालांकि ये किताब एक रिसर्च पेपर नहीं है, बल्कि किसी भी चीज़ का संचालन करने में मदद करने वाली बुक, जिसे ऑपरेटिंग मैनुअल भी कहते हैं, जिससे सभी को अपनी आदतों को बदलने या निखारने में बहुत मदद मिलेगी। इस किताब की रीढ़ की हड्डी आदतों का एक 4 स्टेप या स्तर का मॉडल है, जिसमें क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड शामिल हैं। इंसान का बर्ताव कभी एक जैसा नहीं रहता। हर पल, हर सेकेंड ये बदलता ही रहता है। लेकिन जेम्स ने अपनी इस बुक में इंसान के बर्ताव की उन वजहों के बारे में बात किया है जो कभी नहीं बदलती। ये बुक इंसान के बर्ताव और फंडामेंटल्स पर बात करती है। अब एक बात से तो हम सब अग्री करेंगे कि अच्छी आदतों को अपनाने का कोई बेस्ट या परफेक्ट रास्ता नहीं होता, लेकिन जेम्स ने यहाँ उस रास्ते के बारे में बताया है जो इनमें से सबसे अच्छा है। तो चलिए आदतों के फंडामेंटल्स के बारे में और अच्छे से जानने के लिए चलते हैं अगले एपिसोड की तरफ। साल 2003 में ग्रेट ब्रिटेन की एक साइकिलिंग कंपनी ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत एक दिन में पूरी बदल गई थी, जब उन्होंने डेव ब्रेल्सफोर्ड को अपने नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर की पोस्ट के लिए चुना। साल 1908 से लेकर 2003 तक, जहां ओलंपिक्स के खेल में ग्रेट ब्रिटेन साइकिलिंग में सिर्फ एक ही मेडल जीत पाई थी, वहीं साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस टूर डी फ्रांस में भी ब्रिटेन की हालत अच्छी नहीं थी। लेकिन ब्रेल्सफोर्ड के आने के बाद इस कंपनी के करियर में भी एक बड़ा बदलाव आया। ब्रेल्सफोर्ड ने टीम के साथ मिलकर कंपनी के काम करने के तौर तरीकों के साथ साथ खिलाड़ियों के तरीकों में भी छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। फिर जैसे बाइक की सीट में बदलाव हो, या फिर नए बायो फीडबैक सेंसर्स, या फिर बायो फीडबैक सेंसर्स की मदद से मानव शरीर के बारे में जानकारियां इलेक्ट्रिकल माध्यम से मिल जाती हैं। उन्होंने अपनी टीम को साथ लेकर इन छोटे छोटे बदलावों के साथ अपनी टीम को जीत के लिए तैयार किया। उनके इस कंपनी में आने के 5 सालों के अंदर ही ब्रिटिश साइकिलिंग के खिलाड़ियों में एक बड़ा बदलाव आया, जहां उन्होंने साल 2008 के ओलंपिक्स में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। इतना ही नहीं, उसी साल ब्रिटिश रेसिंग साइकिलिस्ट ब्रैडली विगिन्स भी टूर डी फ्रांस के विजेता बने। फिर अगले साल ब्रिटिश साइकिलिंग के साइकिलिस्ट क्रिस फ्रूम ने भी ये खिताब जीता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक ऐसी टीम जिससे किसी को कोई उम्मीद ही नहीं रह गई थी, वो अचानक से इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे कर सकती है। तो इसका जवाब है, ब्रेल्सफोर्ड और उनकी टीम की छोटी छोटी कोशिशों की बदौलत ही ये बड़ा बदलाव हो पाया था। इससे यहाँ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ खेल ही नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर दूसरी फील्ड में सक्सेस पाने की शुरुआत छोटे कदमों से ही की जाती है। फिर चाहे वो वज़न कम करने का सफ़र हो या फिर किसी किताब के लिखे जाने का।
हालांकि जेम्स का ये मानना है कि ऐसे बड़े बदलाव आने में कई बार काफी समय लग जाता है, लेकिन इस दौरान लोगों को हार नहीं मानना चाहिए। उनके मुताबिक हर दिन अगर इंसान के जीने के तरीकों में 1% का भी बदलाव आए तो ये भी बहुत है। कई बार ऐसे बदलाव ध्यान में भी नहीं आते, लेकिन ये इंसान की तरक्की का अहम हिस्सा बन जाते हैं। मैथ्स की भाषा में कहा जाए तो अगर आप हर दिन अपनी जिंदगी 1% बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं तो आप कुल मिलाकर 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। वहीं अगर आपके तौर तरीकों में 1% की भी कमी रह जाए तो साल के अंत तक आते आते आप 0 पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि आदतें खुद में होने वाली इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाती हैं। जिस तरह पैसे भी छोटे छोटे कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से बढ़ते रहते हैं, उसी तरह से आपकी छोटी छोटी कोशिशों का कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी तरक्की का हिस्सा बनते हैं। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि रोज की जिंदगी में इस बात को मानकर चलना थोड़ा मुश्किल हो। आप खुद सोच कर देखिए कि आप हर दिन थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं, फिर भी आपको जिंदगी में कई बार पैसों की कमी का सामना करना ही पड़ता है। उसी तरह 3 दिनों से आप लगातार जिम जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब तक आपका 1 किलो भी वजन कम नहीं हुआ। या फिर आपने घंटे भर से मैंडेरियन भाषा की किताब में अपनी आंखें घुसाई हुई हैं, लेकिन अब भी आप वो भाषा सीख नहीं पाए हैं। ये आपकी छोटी कोशिशों के कुछ ऐसे उदाहरण हुए जिनको बेस बनाकर ही आपको एक लंबा सफर तय करना है। जेम्स ने इंसान की आदतों को 2 धारी तलवार माना है। उनके मुताबिक अच्छी आदतें जहां आपको एक अच्छा इंसान बनाती हैं, वहीं दूसरी बुरी आदतें आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए अच्छी और बुरी आदतों के बीच की उस लाइन के बारे में आपको समझ होनी चाहिए जो आसानी से दिखाई नहीं देती। ऐसा करके आप उस तलवार की बुरी आदतों की धार से खुद को बचा सकें। अब मान लीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और आपके सामने की एक टेबल पर एक बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है। अब धीरे धीरे उस कमरे का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ना शुरू होता है। ऐसे में अब तक जिस कमरे में आपको ठंड लग रही थी, वहां का टेम्परेचर अब गर्म होता जा रहा है। लेकिन आप देखते हैं कि आपके सामने वाली टेबल पर रखा बर्फ का टुकड़ा अब भी वैसा का वैसा ही है। पहले 26 डिग्री, फिर 27 डिग्री, फिर 28 डिग्री, ऐसे करते करते जब ये टेम्परेचर 32 डिग्री तक पहुंचता है, तब ये बर्फ पिघलना शुरू होती है। इसका मतलब है कि जब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते थोड़ा ज्यादा बढ़ गया तो बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया। बर्फ पिघलने के इस एग्जाम्पल के साथ जेम्स आपको यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि छोटी छोटी कोशिशों के साथ कैसे एक समय पर बड़ा बदलाव आ ही जाता है। और जैसे कमरे का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया जा रहा था, वैसे ही इंसान को भी हर दिन अपनी बुरी आदतों को बदलने के लिए 1% कोशिश करनी चाहिए। उस वक्त जब पहले कुछ दिन आपको अपनी कोशिशों का कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपको अफसोस करना पड़ सकता है, जिसे जेम्स ने वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट का नाम दिया है। और यही वो खाई है जिसे आपको पार करने की जरूरत होगी। अब अगर हार ना मानते हुए आप इस खाई को एक बार पार कर लें, तो सक्सेस मिलने से कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी। किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए धैर्य यानी कि पेशेंस की जरूरत होती है। NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के इतिहास के सबसे सफल टीमों में से एक द सैन एंटोनियो स्पर्स के लॉकर रूम में मशहूर समाज सुधारक जेकब रीस का एक कोट मौजूद है। उस कोट में लिखा है, जब मुझे किसी और मदद की उम्मीद नहीं रहती, तब मैं जाकर उस पत्थर काटने वाले को देखता हूं जो बार बार पत्थर पर आरी चलाता रहता है। इसका मतलब यह है कि एक पत्थर काटने वाला जिस तरह से करीब 100 बार पत्थर पर वार करता है, उसी तरह इंसान को भी सक्सेस पाने से पहले कई कोशिशें करनी पड़ती हैं। ऐसे वक्त में अगर इंसान हार मान लेता है तो वो बीच रास्ते में ही रुक जाता है, और जो हार नहीं मानता वो इस रास्ते को पार कर लेता है। किसी भी इंसान को अपना गोल या टारगेट हासिल करने के लिए कभी कभार उस गोल तक पहुंचने के रास्ते को भी सही करना पड़ता है। मान लीजिए अगर कोई इंसान किसी खेल में या टीम का कोच है, तो उसका केवल एक ही टारगेट
ये नहीं होना चाहिए कि वो अपनी टीम को चैंपियनशिप कैसे जिताए, बल्कि कोशिश ये भी होनी चाहिए कि चैंपियनशिप जीतने की उनकी कोशिश का हर हिस्सा सही हो। इसमें नए खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा बनाना, उन्हें सही तरह से प्रैक्टिस करवाना, अपने असिस्टेंट कोच को साथ लेकर चलना, ये सारी चीज़ें चैंपियनशिप को जीतने के लिए उतनी ही मायने रखती हैं जितना कि बाकी और कुछ। इसी तरह अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसका गोल भले ही 1 करोड़ों का बिजनेस शुरू करना हो, लेकिन इसके आसपास की चीज़ों का भी उसको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर कोई इंसान अपने गोल को पूरी तरह से भूलकर सिर्फ अपना सिस्टम सही करने की कोशिश में लग जाए तो क्या उसे सक्सेस मिलेगी? तो जेम्स का कहना है कि हाँ, थोड़े समय ही सही लेकिन उसे सक्सेस जरूर मिलेगी। फिर किसी भी फील्ड में जीत हासिल करने का सबसे बड़ा मंत्र यही होता है, हर दिन अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते रहना। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि गोल किसी काम के नहीं होते। वो गोल ही तो हैं जो आपको मेहनत करने की सही दिशा दिखाते हैं। लेकिन यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि हारने वाला और जीतने वाला इंसान दोनों ही गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर दोनों में कोई फर्क है तो वो है उस गोल की तरफ बढ़ने के तरीकों में। इसीलिए जेम्स यहाँ गोल से ज्यादा अपना सिस्टम सही करने पर जोर देते हैं। हालांकि अगर किसी को अपनी आदतें बदलने में मुश्किल होती है तो ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उनके सिस्टम की प्रॉब्लम है। इंसान अपनी बुरी आदतें बार बार दोहराता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो उन्हें बदलना नहीं चाहता, वो इसलिए क्योंकि उनका सिस्टम ही गलत तरीके से बना होता है, जिसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। तभी जेम्स यहाँ एटॉमिक हैबिट की बात करते हैं, जिनका मतलब होता है हर दिन अपने आप को 1% बेहतर बनाने की कोशिश करना। ऐसी छोटी छोटी आदतों के साथ शुरुआत करना जो एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हों। जैसे मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए छोटे एटॉम्स की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह अच्छी आदतें बनाने के लिए एटॉमिक हैबिट्स की ज़रूरत है। आदतें इंसान की ज़िंदगी के एटॉम्स का काम करती हैं। हर छोटी आदत इंसान को बेहतर बनाने का एक छोटा हिस्सा होती है। शुरू में तो ये आदतें नज़र में भी नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे जब इन्हीं आदतों की बदौलत इंसान में बड़ा बदलाव आता है, तब इन छोटी आदतों को लोग समझ पाते हैं। अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो एटॉमिक हैबिट की डेफिनेशन यही है कि आम तौर पर की जाने वाली वो चीज़ें जो बहुत छोटी और आसान होती हैं, लेकिन बाद में जाकर इंसान की ज़िंदगी पर एक गहरा असर डालती हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि बुरी आदतों को बार बार दोहराना इतना आसान क्यों होता है, जबकि अच्छी आदतों को बनाए रख पाना उतना ही मुश्किल? तो पहले कुछ दिन जब इंसान अपनी अच्छी आदतों को लगातार बनाए रखने की कोशिश करता है तो ये काम उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में कई बार इंसान का मोटिवेशन कम होने लगता है और एक्सरसाइज, कुकिंग, मेडिटेशन जैसी कई आदतें 1 या 2 दिन के बाद लोगों को झंझट लगने लगती हैं। लेकिन एक बार जब इंसान इन चीज़ों को अपनी आदत बना लेता है, तब ये आदतें हमेशा के लिए उनके साथ रह जाती हैं। कभी कभी जिन आदतों से लोगों को शुरू में बहुत परेशानी होती है, आगे जाकर वही आदतें उनके लिए सही साबित होती हैं। जेम्स की माने तो आदतों का बदलना 2 वजहों से बहुत मुश्किल लगने लगता है। पहला ये कि इंसान हमेशा गलत चीज़ों को ही बदलने की कोशिश करता है, और दूसरी वजह ये कि उस चीज़ को गलत तरीके से बदलने की कोशिश होती रहती है, और इस वजह से इसका कोई अच्छा या सही रिजल्ट नहीं निकल पाता। जेम्स ने अपनी इस किताब में बिहेवियर बदलने के लिए 3 लेवल्स के बारे में बात की है। पहला, अपने रिजल्ट्स को बदलने की कोशिश करना। वहीं दूसरा है अपने तरीके और प्रोसेस को बदलने की कोशिश करना। इसके बाद आता है तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट लेवल, यानी अपनी पहचान को बदलने की कोशिश करना। अब आप सोच रहे होंगे कि पहचान बदलने से हमारा क्या मतलब है। तो यहाँ पहचान बदलने से मतलब है अपनी खुद की इमेज
खुद के और दूसरों के प्रति अपनी राय, दुनिया को देखने के अपने नजरिए और कुछ ऐसी बातों को बदलने की कोशिश करना जिन्होंने आपके मन में घर बना लिया हो। हालांकि तीसरे के अलावा बाकी के 2 लेवल्स भी जरूरी हैं, या यूं कहें कि कोई भी लेवल किसी दूसरे से अच्छा या बुरा नहीं है, बल्कि सारे ही लेवल्स एक समान ही जरूरी हैं। मान लीजिए 2 लोग अपनी सिगरेट पीने की आदत को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब इन्हें पीने के लिए सिगरेट दी गई तो दोनों ने इसे लेने से मना कर दिया, लेकिन दोनों के मना करने का तरीका अलग अलग था। एक ने ये कहा कि मुझे नहीं चाहिए, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं दूसरे ने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं सिगरेट नहीं पीता। अब क्या इन दोनों के जवाबों में आपको कोई फर्क नजर आया? पहले इंसान ने सिगरेट लेने से मना तो किया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि वो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसकी बातों से ऐसा साफ महसूस हो रहा है कि वो अब भी अपने आप को एक स्मोकर यानी कि सिगरेट पीने वाला मानता है। लेकिन दूसरे इंसान ने खुद को देखने के अपने नजरिए को ही बदल दिया है कि वो स्मोकर नहीं है, इसीलिए उसे सिगरेट की जरूरत भी नहीं है। दोनों के जवाबों में ज्यादा फर्क भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन इससे दोनों की पहचान में काफी फर्क समझ में आता है। किसी भी इंसान का अपनी खुद की पहचान को लेकर गर्व होना सबसे जरूरी है। इंसान अपनी पहचान के जिस हिस्से से सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होगा, उस हिस्से से जुड़ी हर अच्छी आदत को वो हमेशा बनाए रखने की कोशिश करेगा। देखते ही देखते अच्छी आदतों के साथ चलना उसकी अपने आप में एक और अच्छी आदत बन जाएगी। अगर किसी के बाल बहुत अच्छे हों तो वो उसे और भी अच्छा बनाए रखने के लिए जो करना पड़े करता है। ठीक उसी तरह जिसे अपनी बॉडी और बाइसेप्स पर बहुत गर्व होता है, वो हमेशा अपने वर्कआउट रूटीन को सही रखने की कोशिश करता है। या फिर जिसे बुनाई के काम में दिलचस्पी हो जाती है, वो उसी काम को अपनी पहचान बना लेता है। तो देखा जाए तो मामला बहुत सीधा सा है। जब इंसान का प्राइड यानी सम्मान उसके किसी काम के साथ जुड़ जाता है, तो उस काम से जुड़ी अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए वो कुछ भी कर जाता है। वैसे भी आपकी बेहतरी के किस्से तब तक ही टेम्परेरी हैं जब तक कि वो आपकी पहचान का हिस्सा नहीं बन जाते। किताब पढ़ना आपका गोल या लक्ष्य नहीं, एक अच्छा रीडर बन पाना आपका गोल होना चाहिए। ठीक इसी तरह मैराथन में हिस्सा लेना आपका गोल नहीं, बल्कि एक अच्छा रेसर बनना आपका गोल होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अच्छी आदत आपके पहचान के साथ जुड़ी होनी चाहिए। जेम्स क्लियर के मुताबिक इंसान की पहचान उसकी आदतों से ही उभर कर आती है। फिर कोई अपनी पहचान कैसे बनाएगा, ये भी उसकी आदतों पर ही डिपेंड करता है। तभी तो अंग्रेजी का आइडेंटिटी शब्द लैटिन शब्द इशेंटिटास और आइडेंटिटम के मेल से बना हुआ है। इशेंटिटास का अर्थ है होना और आइडेंटिटम का अर्थ है बार बार। इसका मतलब इंसान की पहचान उसकी किसी आदत का बार बार दोहराना ही कहलाती है, या जिस बिहेवियर या बर्ताव को वो बार बार दोहराता है वही उसकी पहचान है। ये भी सच है कि कोई भी इंसान एक दिन में अच्छा या बुरा नहीं बन जाता। ऐसा नहीं होता कि किसी ने चुटकी बजाई और इंसान बदलकर बिल्कुल दूसरा कोई बन गया हो। किसी भी इंसान में बदलाव यूं ही नहीं आ जाता, वो हर एक दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है। हर एक इंसान में उसकी जिंदगी के अंत तक इवोल्यूशन होते ही रहते हैं। हर आदत एक सजेशन या सुझाव की तरह होती है। जैसे अगर किसी को किताब पढ़ना पसंद है तो शायद उसमें एक अच्छा रीडर बनने के ट्रेट्स यानी लक्षण मौजूद होंगे। दूसरी ओर अगर किसी को जिम जाना पसंद है तो हो सकता है कि उस इंसान को एक्सरसाइज करना भी पसंद हो, जो उसकी एक आदत भी है। इंसान का हर एक्शन इस बात को बताता है कि वो कैसा या क्या बनना चाहता है। छोटी छोटी आदतें इंसान को अपनी अलग पहचान बनाने में बहुत मदद करती हैं। इसलिए जेम्स के हिसाब से अपनी पहचान को समझने और उसे बनाने के 2 आसान तरीके हैं। एक ये कि पहले ये तय करना पड़ेगा कि इंसान क्या बनना चाहता है,
और दूसरा ये कि उसे वैसा बनने के लिए कुछ छोटे छोटे कदम भी लेने होंगे। हालांकि जेम्स क्लियर पहले ऐसे इंसान नहीं हैं जिन्होंने आदतों को लेकर बात करने की सोची हो। इससे पहले भी साल 1898 में एडवर्ड थॉर्नडिक नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने भी एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने इंसान की आदतों और बर्ताव के बीच के रिलेशन की नींव रखी। थॉर्नडिक ने जानवरों के बर्ताव पर स्टडी करना शुरू किया था, जिसकी शुरुआत बिल्लियों से हुई, जिससे उन्होंने किसी चीज को सीखने के प्रोसेस के बारे में बात की। उनके इस काम ने लोगों के लिए इस बात को समझना और आसान कर दिया कि कैसे किसी का बर्ताव उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा होता है। इसके साथ ही उनकी स्टडी ने कुछ सवाल भी खड़े कर दिए, जैसे कि इंसान का दिमाग आदतों को क्यों बनाता है। तो इस बात को समझें कि किसी भी इंसान की आदत एक ही चीज को बार बार दोहराने से बनती है, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी। जब एक इंसान पहली बार किसी मुश्किल का सामना करता है तो उसे ये नहीं पता होता कि इससे कैसे बाहर निकल सकता है। उस वक्त इंसान हर पैंतरा या तरीका आजमाने की कोशिश करता हुआ बस आगे बढ़ता है, और इस दौरान उसके दिमाग के अंदर होने वाली हरकतें, जिन्हें न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज कहा जाता है, वो भी काफी ज्यादा हो जाती हैं। फिर वो बहुत सोच समझ कर अपना हर एक कदम उठाने की कोशिश करता है, इसलिए दिमाग की एक्टिविटीज भी तेज हो जाती हैं। वहीं जब काफी कोशिशों के बाद इंसान को सक्सेस मिल जाती है तो उसका दिमाग उस कड़ी या वजह को ढूंढने की कोशिश करने लगता है जिस वजह से ये सफलता मिली। जब इंसान एक ही मुश्किल का सामना बार बार करता है तो उस वक्त ब्रेन यानी कि दिमाग भी हर बार एक्टिव होकर काम करता है। तभी तो बिहेवियरल साइंटिस्ट जेसन रिया ने लिखा था कि आदतें हमारे आसपास में होने वाली मुश्किलों तक पहुंचने का एक बहुत ही सीधा और आसान सा तरीका है। जैसे जैसे आदतें बनने लगती हैं, दिमाग की एक्टिविटी भी कम होने लगती है। आदतें वो दिमागी शॉर्टकट्स हैं जो किसी इंसान के खुद के एक्सपीरियंस से बनती हैं, और इसके बनने के पूरे प्रोसेस को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है, यानी कि क्यू यानी इशारा, क्रेविंग यानी चाह, रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया, और रिवॉर्ड यानी कि नतीजा। अब जब किसी भी आदत को इन 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है तो इसके बारे में समझने में और आसानी हो जाती है। यहाँ तक कि हर आदत की रीढ़ की हड्डी या बेस इन्हीं 4 हिस्सों से बनी होती है। अब चलिए एक एक करके हम इन पर चर्चा करते हैं। तो पहला हिस्सा है क्यू यानी कि इशारा। ये इशारा ही है जो इंसान के दिमाग में किसी बर्ताव या बिहेवियर की शुरुआत के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे में इंसान का दिमाग हमेशा अपने अंदर और बाहर के माहौल या एनवायरनमेंट में ऐसे इशारे ढूंढता रहता है जिससे उसे कोई अच्छा नतीजा मिल सके। और जब उसे ऐसा कोई इशारा मिल जाता है कि नतीजा आसपास ही है, तब आता है दूसरा हिस्सा यानी कि क्रेविंग या तीव्र इच्छा। किसी भी आदत के पीछे की मोटिवेशनल फोर्स यही क्रेविंग होती है, क्योंकि किसी तीव्र इच्छा के बिना दिमाग आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। हालांकि इंसान उस आदत के लिए नहीं तड़पता, वो तो तड़पता है उससे होने वाले असर के लिए। जैसे अगर किसी को बहुत ज्यादा सिगरेट पीने की लत लगी हो, जिसे आम भाषा में चेन स्मोकर कहते हैं, तो वो सिगरेट पीने के लिए नहीं तड़पता है, बल्कि सिगरेट पीने के बाद उसे जो राहत मिलती है वो उसके लिए तड़प रहा होता है। यह इंसान इसलिए सुबह मुंह धुलकर ब्रश करने के लिए तड़पता है क्योंकि उससे उसका मुंह साफ होता है और ये उसके लिए एक राहत की बात होती है। जेम्स का ये भी कहना है कि हर इंसान में क्रेविंग का लेवल और उसका असर अलग अलग होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान किसी इशारे से एक ही तरह का मोटिवेशन ले, क्योंकि किसी भी इंसान की सोच, उसकी फीलिंग्स या भावना और इमोशंस मिलकर किसी इशारे को उनके लिए सिग्नल या इशारा बनाते हैं जो उसके काम आ सकता है। तीसरा हिस्सा है रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया। अब जैसा इंसान रिएक्ट करता है या प्रतिक्रिया देगा, वही उसकी असल आदत होती है।
फिर कोई रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं, ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि वो इंसान अपने बिहेवियर से कितना मोटिवेटेड महसूस करता है। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो इंसान उसे रिएक्शन देने में कितना केपेबल या सक्षम है। मान लीजिए अगर कोई बास्केटबॉल खेल रहा है लेकिन वो बॉल को बास्केट तक नहीं ले जा पा रहा है, तो फिर ऐसे में 1000 कोशिशों के बाद भी वो कभी इस खेल में सफल नहीं हो पाएगा। अंत में अब बारी है चौथे और आखिरी हिस्से की, जिसे कहा जाता है नतीजा या रिवॉर्ड। रिस्पॉन्स जिस तरह का होता है उसका रिवॉर्ड भी उसी तरह का मिलता है। वहीं किसी भी आदत के लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे आखिरी कदम रिवॉर्ड ही होता है। और ये रिवॉर्ड किसी भी इंसान को 2 चीजें देता है, एक तो संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन, और दूसरा शिक्षा यानी लेसन। जेम्स का मानना है कि इन चारों हिस्सों को ज्यादातर 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक जिसे प्रॉब्लम यानी समस्या का फेज कहते हैं और दूसरा जिसे सॉल्यूशन यानी हल का फेज कहते हैं। क्यू और क्रेविंग प्रॉब्लम के फेज में शामिल हैं और बाकी के 2 हिस्से रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड सॉल्यूशन के फेज में हैं। तो अब आगे जाकर हम बिहेवियर चेंज के 4 नियमों के बारे में और भी अच्छे से चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि इन नियमों को उन्होंने इस मंशा से बनाया था जिससे अच्छी आदतों का पैटर्न तैयार करते हुए बुरी आदतों के पैटर्न को तोड़ा जा सके। उनका ये भी मानना है कि इन चारों में से हर एक नियम अपने आप में इंसान के बर्ताव पर असर डालते हैं। इस बारे में और भी जानने के लिए अब चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। बिहेवियर चेंज के पहले नियम के बारे में आगे बात करने से पहले आइए अब हम आपको एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट गैरी क्लेन से जुड़ी एक कहानी बताते हैं। गैरी ने ये कहानी जेम्स के साथ शेयर की थी, जो एक औरत के बारे में है और वो सालों से एक नर्स, जिसे अंग्रेजी में पैरामेडिक भी कहा जाता है, उसकी नौकरी करती आ रही हैं। एक बार जब वो अपने परिवार के एक गेट टुगेदर यानी फंक्शन में पहुंचती हैं तो उनकी नज़र सीधे उनके ससुर पर पड़ती है। उन्हें देखते ही वो उनसे कहती हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। इस पर वो कहते हैं कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक हैं। साथ ही मजाक में वो ये भी कहते हैं कि दिख तो तुम भी कुछ खास नहीं रही हो। फिर भी उनकी बहू इस जिद पर अड़ी रहती है कि उन्हें एक बार डॉक्टर के पास चलना चाहिए। इसके कुछ घंटों के बाद पता चलता है कि उस महिला के ससुर की सर्जरी चल रही है। कुछ देर पहले हुए एक टेस्ट में ये सामने आया था कि उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों में खून पहुंचाने वाली नाड़ी, जिसे आर्टरी कहा जाता है, उसमें एक ब्लॉकेज है जिसे जल्दी से हटाना जरूरी है। अब सोचिए कि अगर उनकी बहू को गेट टुगेदर में वो अनुमान नहीं होता तो शायद आज उनके ससुर जिंदा नहीं होते। हालांकि ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि आखिर क्या देखकर उन्हें उनके ससुर की तबीयत खराब लगी, लेकिन इस फील्ड में काम करने की वजह से उन्हें इतना यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसी ही कई कहानियां कुछ दूसरी फील्ड्स में भी सुनी गई हैं। जैसे सेना में काम करने वाला वो इंसान जिसके पास ये जिम्मेदारी होती है कि दुश्मन देशों के मिसाइल हमला ना कर सकें, उसे मिलिट्री एनालिस्ट कहते हैं। वो मिसाइलों की गतिविधियां देखने वाली स्क्रीन, जिसे रडार भी कह सकते हैं, वो अपने और दुश्मन की मिसाइल को बहुत आसानी से पहचान लेता है, जबकि दोनों की स्पीड और देखने में वो काफ़ी हद तक एक जैसे ही होते हैं। इराक देश की सेना को उनके ही शहर कुवैत से बाहर निकालने के लिए अमेरिका, सोवियत संघ सहित करीब 34 राष्ट्रों के बीच लड़े गए गल्फ वॉर के वक्त यूनाइटेड स्टेट्स, जिसे हम आम तौर पर अमेरिका भी कहते हैं, उनकी सेना के लेफ्टिनेंट कमांडर मिशेल रिले ने एक पूरे बैटलशिप, जिसे आम भाषा में युद्ध जहाज कहा जाता है, उसे इसी तरह से बचाया था। उस वक्त बैटलशिप का हर एक प्लेन दुश्मन सेना के प्लेन के जैसा ही दिख रहा था। इसके बावजूद भी उन्होंने उन्हीं प्लेन्स को नुकसान पहुंचाया जो दुश्मन सेना के थे। उनकी इसी समझदारी से काफी सारे लोगों की जान तो बच गई, लेकिन उनसे ऊपर की पोजीशन या पोस्ट पर बैठे ऑफिसर भी ये नहीं बता पाए कि रिले ने ऐसा किया कैसे। वहीं जेम्स के मुताबिक अगर प्रैक्टिस सही हो तो इंसान ऐसे क्यूज या इशारों को पहले से समझ पाता है
और फिर अपने आप हमारा दिमाग उस अनुभव से मिले सबक को समझने की कोशिश शुरू कर देता है। काफी बार इसे समझ पाना भी मुश्किल हो जाता है कि किसी को इन क्यूज का पता कैसे चला, क्योंकि काम के मामले में हम काफी बार एक इंसान के दिमाग को छोटा या कम समझ लेते हैं, जैसे ये क्या कर सकता है और क्या नहीं। अब हम बात करते हैं भूख की। जैसे कि इंसान को कैसे पता लग जाता है कि वो कब भूखा है। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें भूख का एहसास खाना देखे बिना ही होने लगता है। इससे एक बात तो साफ है कि इंसान की एपेटाइट यानी उसकी भूख उसके हाथों में नहीं होती, और शरीर में मौजूद हार्मोन्स की मदद से भूख लगने पर इंसानों में किसी की तीव्र इच्छा, जिसे अंग्रेजी में क्रेविंग कहा गया, उसकी शुरुआत होती है और तब उनको भूख लगने लगती है। जेम्स का ऐसा मानना है कि इंसान की आदतों के बारे में ये बहुत ही दिलचस्प बात होती है, जैसे उन्हें किसी भी आदत के लिए किसी इशारे या क्यू की जरूरत नहीं होती। जो एक बार दिमाग में बैठ गया फिर वो अपने आप होने लगता है। ऐसे में किसी भी मौके पर आपकी आदत अपने आप समझ आने लगती है, लेकिन यही चीज कभी कभी परेशानी की वजह भी बन सकती है। जैसे जैसे इंसान किसी आदत को अपनाने लगता है, वैसे वैसे उस बारे में उसका दिमाग भी अपने आप काम करने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, नई जगहों पर भी इंसान पुरानी आदतों का इस्तेमाल करने लगता है, और तो और इसका ख्याल उनको तब तक नहीं आता जब तक कि कोई दूसरा उन्हें इस बारे में बताए या टोके नहीं। तो आइए अब इसी से जुड़ी एक कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। जेम्स जब इस बुक के बारे में रिसर्च कर रहे थे, तब उनके सामने एक ऐसी औरत की घटना सामने आई जो पहले एक प्री स्कूल टीचर थीं और अब कॉरपोरेट फील्ड में हैं। अब वो काफी बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर रही थीं, फिर भी बार बार अपने साथियों या कलीग्स को पूछती रहती कि खाना खाने से पहले और बाथरूम जाने के बाद उन्होंने अपने हाथ धोए हैं या नहीं। वो ये सवाल हर बार जानबूझकर नहीं पूछती थीं। ये उनकी वो आदत थी जो स्कूल में काम करते वक्त हो गई थी। जब वो अपने साथियों से ये पूछती थीं, तो उस वक्त उनका नॉन कॉन्शियस दिमाग काम कर रहा होता था। नॉन कॉन्शियस दिमाग से यहाँ हमारा मतलब दिमाग की उस स्थिति से है जहाँ कुछ सोचने समझने से पहले ही उनके मुंह से वो सवाल अपने आप निकल जाता था। ऐसे ही धीरे धीरे ये क्यूज इंसान की जिंदगी का वो हिस्सा बन जाते हैं जो दिखाई नहीं देते। इसीलिए उनको अपने बर्ताव को बदलने का सिलसिला काफी ध्यान से शुरू करने की जरूरत होती है। नई आदतों को अपनाने से पहले पुरानी आदतों को काबू करने की जरूरत होती है, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, क्योंकि कई बार एक अच्छी आदत भी हर जगह एक तरह से काम नहीं करती है। फिर अगर कोई इंसान किसी एक आदत को पूरी तरह से अपना लेता है तो उसमें बदलाव लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने भी कहा था कि जब तक आप अपने अनकॉन्शियस दिमाग को फोकस या कॉन्शियस ना बना सको, तब तक वही आपकी जिंदगी को चलाएगी और आप उसे किस्मत का नाम देते रहेंगे। एटॉमिक हैबिट्स के लिए रिसर्च करते हुए जेम्स को जापान के रेलवे सिस्टम के बारे में एक बहुत ही मजेदार बात पता चली थी। वैसे तो जापान के रेलवे सिस्टम को दुनिया का सबसे शानदार सिस्टम माना जाता है, लेकिन उनके कंडक्टरों की एक अजीब सी हरकत भी देखने को मिलती है। जहां जैसे जैसे रेलवे ऑपरेटर ट्रेन चलाता है, उसमें मौजूद कंडक्टर जोर जोर से चिल्लाकर उसको आसपास की चीजों के बारे में जानकारी देता है। अब चाहे वो ट्रेन की स्पीड हो या सिग्नल की लाइट, हर चीज के बारे में कंडक्टर ऐसे ही चिल्लाकर ऑपरेटर को बताते हैं। जैसे कि अगर सिग्नल की लाइट हरी या ग्रीन है तो वो कंडक्टर ऑपरेटर से चीख कर कहेगा कि सिग्नल की लाइट हरी है। साथ ही साथ हर स्टेशन से निकलने के वक्त ऑपरेटर भी स्पीडोमीटर की स्पीड उस कंडक्टर को बताएगा, और इस पूरे प्रोसेस को पॉइंटिंग एंड कॉलिंग कहा जाता है, जो एक सेफ्टी सिस्टम है। पॉइंटिंग एंड कॉलिंग को अक्सर होने वाली गलतियां कम करने और उनसे होने वाले हादसों से लोगों को बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये सुनने में या देखने में भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन काम बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। ऐसा भी देखा गया है कि पॉइंटिंग एंड कॉलिंग
तरीके के इस्तेमाल के बाद गलतियां होने की संभावना लगभग 85% कम हुई है। जापान के अलावा न्यूयॉर्क सिटी में मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी यानी MTA के बनाए हुए रास्तों यानी सबवे ने भी इस सिस्टम को लागू किया था, जिसकी बनावट इससे थोड़ी बेहतर मानी जाती है। इसका नाम पॉइंट ओनली था और इसको लागू करने के सिर्फ 2 सालों में सबवे पर एक्सीडेंट्स की घटनाएं 57% तक घट गईं। अब समझने वाली बात यह थी कि पॉइंटिंग एंड कॉलिंग सिस्टम ने इतना अच्छा काम इसलिए किया क्योंकि इसमें कंडक्टर और ऑपरेटर एक दूसरे के अनकॉन्शियस दिमाग को चिल्लाकर कॉन्शियस मोड में ले आते थे। साल 2001 की बात है जब ग्रेट ब्रिटेन में रिसर्च करने वाले करीब 248 लोगों के साथ 2 हफ्ते का एक कोर्स शुरू किया गया। इस कोर्स में वो सभी एक दूसरे में एक्सरसाइज की अच्छी आदतें तैयार करने की कोशिश करने वाले थे। इसके बाद कोर्स के सब्जेक्ट्स को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। इनमें से पहला था कंट्रोल ग्रुप, जिनको सिर्फ इस बात की जानकारी रखनी थी कि वो कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं। दूसरे ग्रुप को मोटिवेशन ग्रुप कहा गया। उनका काम सिर्फ खुद वर्कआउट करना नहीं था बल्कि साथ ही साथ कुछ ऐसी किताबों को पढ़ना था जिससे उन्हें इस सब्जेक्ट से कोई फायदा हो। रिसर्चर्स ने इस ग्रुप को यह भी बताया कि एक्सरसाइज कैसे दिल की बीमारियां कम करने में मदद करती है। अब तीसरे ग्रुप में ऐसे लोग थे जिन्हें दूसरे ग्रुप के जैसा ही प्रेजेंटेशन दिया गया था। हालांकि इस ग्रुप के लोगों को यह भी बताया गया कि कैसे वो वर्कआउट का प्लान बनाएंगे, जिसमें इस बात की भी जानकारी होनी जरूरी होगी कि ये वर्कआउट कब और कहां किया जाने वाला है। और फिर तीसरे ग्रुप के लोगों ने भी वैसा ही किया। 2 हफ्तों के बाद के नतीजों में पाया गया कि जहां पहले और दूसरे ग्रुप के 35% लोगों ने हफ्ते में 1 बार वर्कआउट किया, वहीं तीसरे ग्रुप के 91% लोगों ने हफ्ते में 1 बार वर्कआउट किया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसी तरह की कई स्टडीज ने यह भी बताया है कि समय और जगह की किसी आदत को अपनाने के मामले में एक अहम भागीदारी होती है, और जब ये तय होती है तो फिर किसी नई चीज को शुरू करने या नई आदत को अपनाने के लिए किसी दूसरे इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। फिलहाल एक और प्रोसेस है जिसके बारे में यहाँ बात करना जरूरी है। इसे कहते हैं हैबिट स्टेकिंग, जिसकी जानकारी मशहूर फ्रेंच फिलोसोफर डेनिस डाइड्रॉट से जुड़ी एक घटना से मिली थी। डाइड्रॉट ने अपनी जिंदगी का लगभग पूरा हिस्सा गरीबी में ही बिताया था, लेकिन अचानक से साल 1765 के एक दिन सब कुछ बदल गया। एक वक्त जब डाइड्रॉट की बेटी की शादी होने वाली थी तो उस खर्च को उठाने के पैसे तक उनके पास नहीं थे। हालांकि डाइड्रॉट भले ही गरीब हों, लेकिन वो लोगों के बीच अपनी लिखी किताब एनसाइक्लोपीडिया के लिए मशहूर थे। जब रशिया की रानी कैथरीन द ग्रेट को डाइड्रॉट की हालत के बारे में पता चला तो उनको बहुत दया आई। रानी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक तो था ही, लेकिन डाइड्रॉट की किताब उन्हें बहुत खास पसंद आई थी। क्योंकि उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और उन्होंने डाइड्रॉट की किताब को खूब पसंद भी किया था। उस वक्त कैथरीन ने करीब $1000 में डाइड्रॉट की अपनी लाइब्रेरी खरीद ली, जिससे उनके पास अचानक से बहुत पैसा आ गया। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाई और साथ ही एक स्कारलेट रोब भी खरीदा। स्कारलेट रोब लाल रंग के उस जैकेट को कहा जाता है जिसे ईसाई धर्म के लोग पहनते हैं। इसको खरीदने के बाद डाइड्रॉट को लगा कि उन्हें इससे मिलती जुलती हुई कुछ और चीजें भी खरीदने की जरूरत है। उनका ऐसा बर्ताव बिल्कुल आम बात थी, और एक चीज को खरीदने के बाद उससे जुड़ी किसी और चीज को खरीदने की चाहत को डाइड्रॉट इफेक्ट भी कहा जाता है। किसी नई चीज को खरीदने के बाद दिमाग में एक स्पाइरल इफेक्ट होता है, जहां आपको और भी चीजें खरीदने का मन होने लगेगा। तभी तो आमतौर पर लड़कियां एक ड्रेस खरीदने के बाद उनसे मिलते जुलते जूते और गहने भी खरीदती हैं, या फिर एक सोफा खरीदने के बाद इंसान का मन उसके पूरे लिविंग रूम को बदलने का होने लगता है। जेम्स का मानना है कि ऐसा व्यवहार कई लोगों में देखने को मिलता है। इंसान का हर एक कदम एक क्यों पैदा करता है, जिससे वो एक और कदम बढ़ाता है। जब नई आदत अपनाने की बात आती है तो कोई भी अपने व्यवहार या बर्ताव के इस जुड़ाव का फायदा उठा सकता है। ऐसे में हमें सबसे नीचे एक आदत
उसके ऊपर कुछ दिन पहले अपनाई हुई आदत और सबसे ऊपर नई आदत रखनी है, और इसी को हैबिट स्टेकिंग कहा जाता है। ऐसा करके कोई भी इंसान एक के बाद एक कई सारी अच्छी आदतों को एक बार में अपना सकता है। अब जैसे कि अगर कोई मेडिटेशन यानी ध्यान करता है तो वो हैबिट स्टेकिंग किस तरह से कर सकता है? तो वो ये प्लान कर सकता है कि हर सुबह पहले मैं 1 कप कॉफी पीऊंगा, फिर 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा, उसके बाद वर्कआउट के कपड़े पहनकर वर्कआउट भी करूंगा और नहाकर ऑफिस चला जाऊंगा। देखिए कैसे खुद ब खुद एक इंसान की अच्छी आदतें इकट्ठा होती जा रही हैं। फिलहाल इस एपिसोड में तो आपने बिहेवियर चेंज के 4 नियमों में से पहले नियम को जाना। अब दूसरे नियम के बारे में जानने के लिए आइए चलते हैं एटॉमिक हैबिट्स की बुक समरी के अगले एपिसोड की ओर। अच्छी आदतों को अपनाने के लिए खुद पर काबू होने का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसे सेल्फ कंट्रोल कहा जाता है, यानी कि खुद पर काबू रखना। इस एपिसोड की शुरुआत भी हम इसी सेल्फ कंट्रोल की कहानी के साथ करने वाले हैं। साल 1954 से लेकर 1975 तक नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच एक बहुत लंबा संघर्ष चला था, और ये घटना दुनिया के इतिहास में वियतनाम वॉर के नाम से दर्ज है। इसमें सोवियत यूनियन नॉर्थ वियतनाम की मदद कर रहे थे और यूनाइटेड स्टेट्स साउथ वियतनाम की। साल 1971 में जब इस युद्ध का 16वां साल चल रहा था, तब अमेरिका के एक राज्य कनेक्टिकट के कांग्रेसमैन रॉबर्ट स्टीले और दूसरे राज्य इलिनियॉस के मॉर्गन मर्फी को एक ऐसी बात का पता चला जिससे पूरी अमेरिकी जनता हैरान रह गई थी। उस वक्त जब ये दोनों अमेरिकी सेना का दौरा कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि अमेरिकी सेना के 15% लोग नशीले पदार्थ हेरोइन के नशे के शिकार थे। इसके बाद जब इस बात की और गहराई से जांच की गई तो पता चला कि वियतनाम के 35% सेना में काम करने वाले लोगों यानी कि सर्विस मेंबर्स ने भी हेरोइन का नशा किया था, और इसमें से 20% तो इसकी लत के शिकार थे। इसके बाद तो जैसे वॉशिंगटन में इस बात को लेकर हलचल ही मच गई। साथ ही इस मामले की जांच के लिए नशे की लत को कम करने के लिए बनाए गए नियम, जिसे ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन कहते हैं, इसका एक स्पेशल एक्शन ऑफिस बनाया गया था, जिसके इंचार्ज ली रॉबिन्स थे। ली रॉबिन्स को जांच करते वक्त ये मालूम हुआ कि जो सैनिक हेरोइन के नशे के शिकार थे वो फिर एक बार घर लौटे तो उनमें से सिर्फ 5% ने 1 साल के अंदर फिर से नशा किया। वहीं इनमें से 12% सैनिकों ने अगले 3 सालों में हेरोइन का नशा किया, जिसका मतलब ये था कि वियतनाम में नशा करने वाले 10 में से 9 सैनिकों ने रातों रात नशा बंद कर दिया था। इसी के आधार पर रॉबिन्स ने यह बताया कि अगर माहौल बदला जा सके तो ऐसी बुरी आदतें भी कम की जा सकती हैं, बस जरूरत है तो इंसान में सेल्फ कंट्रोल होने की। जब सैनिक वियतनाम में थे तब उन्हें कई बार ऐसे मौके मिले जब वो हेरोइन का नशा कर सकते थे, लेकिन वॉर की वजह से उन्होंने अपने ऊपर काबू रखा और नशे से दूर रहे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि महीनों तक खुद पर काबू रखने के बाद भी इंसान एक बार फिर इस बुरी आदत का शिकार हो जाता है। जेम्स पैटी ऑलवेल के बारे में बात करते हुए कहते हैं, जो अमेरिका के टेक्सास राज्य के ऑस्टिन शहर में रहती थीं। पैटी को सिगरेट पीने और घुड़सवारी की आदत थी। जब जब पैटी अपने दोस्तों के साथ घुड़सवारी पर निकलती, उन्हें सिगरेट पीने का मन होता था। ऐसा करते हुए उन्हें सिगरेट पीने की आदत सी हो गई थी। धीरे धीरे उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया और अगले कई सालों तक इससे बिल्कुल दूर रहीं। फिर जब 10 सालों से ज्यादा का वक्त हो गया और एक दिन उनकी मुलाकात फिर से उन्हीं दोस्तों से हुई जिनके साथ वो घुड़सवारी करती थीं, तब एक बार फिर उनका सिगरेट पीने का मन हुआ। उस वक्त उनके अंदर के क्यूज ने एक बार फिर से काम करना शुरू कर दिया था, जिससे उन्हें सिगरेट पीने की क्रेविंग यानी कि मन हो रहा था। पैटी की इस कहानी से जेम्स यही बताना चाहते हैं कि जब एक आदत इंसान के दिमाग में बस जाती है, तब कई बार माहौल वैसा होने पर उस आदत के क्यूज आपके दिमाग में काम करना शुरू कर देते हैं।
बुरी आदतें ऑटो कैटेलिटिक होते हैं, जिसका मतलब ये है कि जिस फीलिंग पर ये आधारित होती हैं उस पर ये अपने आप काम करना शुरू कर देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जब कोई जंक या फास्ट फूड या बाहर का कुछ खाता है तो बहुत बार उसे बुरा महसूस होता है, क्योंकि ये उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि ज़्यादातर लोग जब किसी बात पर बुरा महसूस करते हैं तब वो जंक फूड ही खाने लगते हैं। ऐसे ही कोई टीवी देखकर बोर हो जाता है या ऊब जाता है, लेकिन जब उसे कोई काम नहीं होता तो फिर से वो टीवी ही देखने लगता है। और ये सारी आदतें ऑटो कैटेलिटिक होने का ही हिस्सा हैं। साथ ही इस प्रोसेस को रिसर्चर्स क्यू इंड्यूस्ड वांटिंग का नाम देते हैं। क्यू इंड्यूस्ड वांटिंग में आपकी किसी बुरी आदत को दोहराने के लिए कोई बाहरी क्यू आप में एक क्रेविंग या इच्छा जगाने की शुरुआत करता है, और जब आप अपनी इस आदत से जुड़ी किसी चीज को देखते हैं तब आपको वो आदत दोहराने का मन करने लगता है। ऐसे में ये प्रोसेस हमेशा चलता ही रहता है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी आदत की कड़ी को तोड़ तो सकते हैं, लेकिन आप उसको भूल नहीं पाते। ऐसे में जब भी उस एक आदत से जुड़ा कोई क्यू या इशारा आपके सामने होता है, आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। हालांकि कई बार ये थोड़ी देर के लिए ही होता है, फिर वो इच्छा अपने आप ही कम हो जाती है। इसका मतलब है ये आपके सेल्फ कंट्रोल का टेस्ट है और इस वक्त आपको अपने क्रेविंग या टेम्पटेशन को काबू करना होता है। क्रेविंग के बारे में जेम्स ये सलाह देते हैं कि ऐसी आदतों को जड़ से हटा देने की ज़रूरत होती है। साथ ही उन हालात से भी दूर रहने की ज़रूरत होती है जहां उस आदत से जुड़े क्यूज मौजूद हों। अगर हमेशा फ़ोन से चिपके रहना आपकी बुरी आदत हो तो आपको फ़ोन ही दूसरे कमरे में रख देना चाहिए। फिर ना तो आपको फ़ोन दिखेगा, ना आप उसकी तरफ खींचे जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको उनके रिव्यूज़ और उनकी जानकारी लेने से बचना चाहिए। ऐसा करना बिहेवियर चेंज के पहले नियम का उल्टा होगा। उस नियम में जहां आपको चीज़ों को ऑब्वियस बनाना था, वहीं इस बार आपको उन्हें अनदेखा करना है। इस बात की काफ़ी उम्मीद है कि आप अगर अपनी आदतों के क्यू को हटा देंगे तो बुरी आदतें भी अपने आप हट जाएंगी। ये तो हुई बिहेवियर चेंज के पहले नियम और उसके इन्वर्जन यानी पूरे नियम का उल्टा कर उसका इस्तेमाल किए जाने की बात, जहां आपको अपनी आदतों को ऑब्वियस, जैसे जापान के ट्रेन कंडक्टर का हर सिग्नल पर चिल्लाकर उसे बताना जिससे सभी का ध्यान उसकी तरफ जाए, या फिर इनविजिबल यानी पैटी की तरह सिगरेट की आदत को अचानक से एक दिन छोड़ देना था। अब हम बात करेंगे दूसरे नियम की, जहां आपको आदतों को अट्रैक्टिव या आकर्षक बनाना है, और इसकी शुरुआत हम एक साइंटिस्ट के रिसर्च के बारे में चर्चा करते हुए करेंगे। सन 1940 के दशक में मशहूर डच साइंटिस्ट निको टिम्बर्गन ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो हमारी समझ को बदल सकते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं या हमारा उत्साह बढ़ाती हैं। टिम्बर्गन को अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए मानव जाति के कल्याण के लिए काम करने वालों को दिए जाने वाला सम्मान, जिसे आम भाषा में नोबेल प्राइज कहा जाता है, वो भी मिला था। जिन्होंने हेरिंग गर्ल्स के बारे में रिसर्च किया था। हेरिंग गर्ल्स नॉर्थ अमेरिका के समुद्री तट पर देखे जाने वाले पक्षियों को कहा जाता है। टिम्बर्गन को हेरिंग गर्ल्स के बारे में रिसर्च करते हुए एक बहुत ही मजेदार बात पता चली थी। वो ये कि इस पक्षी की चोंच पर एक लाल रंग का बिंदु होता है, और जब भी उनके बच्चे भूखे होते हैं तो वो इसी पर चोंच मारकर अपनी माँ को ये बात समझाते हैं। टिम्बर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक कार्डबोर्ड की चोंच बनाई और उस पर वो लाल रंग का बिंदु भी लगाया। अगले दिन जब हेरिंग गर्ल्स अपने घोंसले से उड़कर खाने की खोज में गए, तब टिम्बर्गन ने जाकर कार्डबोर्ड से बनी उस चोंच को वहां बच्चों के सामने रख दिया। उन्हें लगा था कि इस नकली चोंच को बच्चे आसानी से समझ लेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। गर्ल्स के बच्चों ने जब वो लाल बिंदु देखा तो उस पर चोंच मारना शुरू कर दिया। कार्डबोर्ड से बनी चोंच के एक्सपेरिमेंट के बाद टिम्बर्गन ने यह भी खोज निकाला कि लाल बिंदु जितना बड़ा हो जाता है, छोटे बच्चे उस पर और तेज चोंच मारने लगते हैं।
हालांकि ऐसा नहीं है कि इस तरह का व्यवहार सिर्फ हेरिन गर्ल्स में ही पाया गया। टिनबर्गन और उनके साथियों को कई और पशुओं में इस तरह की चीज देखने को मिली। उनका ऐसा मानना है कि अलग अलग पशु और पक्षियों के दिमाग में पहले से ही कुछ बातें मौजूद होती हैं, और जब वैसा ही क्यों उनके सामने आता है तो वो उसी तरह का बर्ताव दिखाते हैं, जिसे साइंटिस्ट ने सुपर नॉर्मल स्टिम्यूली का नाम दिया है। असलियत में जिस रेस्पॉन्स यानी कि जिस भी प्रतिक्रिया को हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं उसे ही सुपर नॉर्मल स्टिम्यूल्स कहा जाता है। जैसे हेरिंग गर्ल्स के बच्चों को जब भी एक लाल डॉट यानी बिंदु दिखता तो वो उस पर जोर से चोंच मारते। अब अगर उसी जगह 3 लाल डॉट्स बना दी जाएं तो उनकी रफ्तार और तेज हो जाएगी। हालांकि ऐसी प्रतिक्रिया इंसानों में भी आसानी से देखने को मिल जाती है। फूड साइंस यानी खाने से जुड़ा विज्ञान भी हमारे सामने सुपर नॉर्मल स्टिम्यूली के कई उदाहरण पेश करता है। अक्सर ये देखा जाता है कि किसी भी खाने की चीज को थोड़ा ज्यादा स्वादिष्ट और आकर्षक बनाने के लिए उसमें अलग से कुछ फ्लेवर्स डाले जाते हैं। इसी तरह के और भी कई तरीके फूड साइंटिस्ट को सफलतापूर्वक किसी चीज को बनाने में मदद करते हैं। तभी तो मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट स्टीफन गायनेट का कहना था कि इंसान खुद को आगे बढ़ाने के लिए आज कुछ भी करने को तैयार है, और आजकल की मॉडर्न फूड इंडस्ट्री भी इसी का एग्जाम्पल है। जेम्स के मुताबिक ये सभी चीजें बिहेवियर चेंज के दूसरे नियम की तरफ इशारा करती हैं, जिसे हम सीधी भाषा में मेक इट अट्रैक्टिव कह रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अपने आसपास की दुनिया को देखें तो पूरी दुनिया ही असलियत में बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे नए अवतार पर टिकी हुई है। जहां दुकानों में कपड़ों की बिक्री के लिए प्लास्टिक के पुतलों को सैंपल बनाकर रखा जा रहा है, वहीं ऑनलाइन पॉर्न वेबसाइट्स भी कई ऐसे वीडियोस लेकर आ रहे हैं जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। और तो और विज्ञापनों यानी एडवर्टीजमेंट को भी सजा कर या तोड़ मरोड़ कर और फिर बढ़ा चढ़ा कर बनाया और दिखाया जाता है। इन सब को जेम्स ने आज की दुनिया का सुपर नॉर्मल स्टिम्यूली बताया है। खाने के मामले में साधारण और सेहतमंद खाने की चीज़ों के मुकाबले जंक फूड बहुत ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन और कैलोरी से भरा होता है, और रम, स्कॉच, विस्की जैसी शराब में अल्कोहल की मात्रा बियर से भी ज़्यादा होती है। अगर आने वाले कल की भी बात की जाए तो ये चीज़ें आगे जाकर और भी ज़्यादा बढ़ती हुई ही नजर आएंगी। आप सभी ने मानव दिमाग में मौजूद एक कंपाउंड डोपामाइन के बारे में कभी न कभी तो सुना होगा। काफ़ी सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि किसी भी इंसान और जानवर के शरीर में होने वाली क्रेविंग या इच्छा के लिए ये डोपामाइन ही जिम्मेदार होती है। इसके बारे में सबसे पहले साल 1954 में तब जानकारी मिली जब न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स ओल्स और पीटर मिलनर ने इससे जुड़ा एक एक्सपेरिमेंट किया। डोपामाइन से जुड़े इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्रेविंग यानी तीव्र इच्छा और डिजायर यानी लालसा के बारे में पता करने की कोशिश की। उन्होंने चूहों का इस्तेमाल करते हुए उनके दिमाग में इलेक्ट्रोड्स फिट किए जिससे उनके दिमाग से डोपामाइन बिल्कुल ना निकल सके। इसके बाद उन्होंने जो देखा वो चौंकाने वाला था। उन्होंने देखा कि उन चूहों की जीने की इच्छा जैसे खत्म ही हो गई, और इसके चंद मिनटों में उन चूहों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद जब इसी एक्सपेरिमेंट को उल्टा करते हुए साइंटिस्ट ने चूहों के दिमाग में बहुत सारा डोपामाइन डाल दिया तो नतीजा भी इसका उल्टा ही आया। सारे चूहों ने अब बड़ी तेजी के साथ अपना सारा काम शुरू कर दिया, और एक चूहे ने तो अपनी नाक से एक बक्से में छेद तक कर दिया। तब उनकी इसी आदत को जेम्स ने डोपामाइन के साथ जोड़ा। सिर्फ चूहों के नहीं बल्कि जेम्स का मानना है कि इंसान की आदतें भी डोपामाइन से जुड़ी होती हैं, जैसे ड्रग्स या नशा करना, जंक फूड खाना, वीडियो गेम्स खेलना या फिर सोशल मीडिया पर लंबा समय बिताना। इंसान की ये सारी आदतें डोपामाइन की ही देन हैं। साथ ही जो इंसान की रोज की आदतें हैं जैसे पानी पीना या फिर शारीरिक संबंध बनाना यानी सेक्स करना, इन सब में भी डोपामाइन का ही अहम किरदार है। पिछले कई सालों तक जहां काफ़ी सारे साइंटिस्ट्स को यही लगता आया था कि डोपामाइन सिर्फ आराम और खुशी के मौक़ों के लिए ज़रूरी है, वहीं अब उनको ये लगने लगा है
कि ये हमारे दिमाग में होने वाली कई चीज़ों, जिन्हें न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस कहा जाता है, उसके लिए भी जिम्मेदार हैं। और इनमें मोटिवेशन और कई नई चीज़ों को सीखना भी शामिल है। डोपामाइन के अलावा जेम्स का यह भी मानना था कि इंसान की आदतों को और भी ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए टेम्पटेशन या लालच का भी इस्तेमाल किया जाता है, और कई बार ऐसा करने से अच्छी आदतों को बनाए रखना आसान हो जाता है। इस बात को साबित करने के लिए जेम्स रोनन बायरन के बारे में बताते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। आयरलैंड के डबलिन शहर के रहने वाले रोनन को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आने वाले शोज देखना बहुत पसंद था। वो इनको देखने में इतना खो जाते थे कि उन्हें एक्सरसाइज करना भी याद नहीं रहता। इसी वजह से उनका वजन भी बढ़ने लगा, जिसका उन्हें अफसोस होता था। फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई में मिली जानकारी की मदद से उन्होंने एक दिन इसका एक रास्ता निकालने का मन बनाया। रोनन ने एक्सरसाइज करने वाली अपनी बाइक को हैक किया और उसका कनेक्शन अपने लैपटॉप और टीवी के साथ जोड़ लिया। इसके बाद उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिसमें नेटफ्लिक्स तभी चल पाता था जब रोनन अपनी साइकिल को एक फिक्स्ड स्पीड में चलाने लगते थे। ये देखकर किसी ने ऐसा भी कहा था कि रोनन नेटफ्लिक्स पर अपने पसंदीदा शोज के एपिसोड्स एक के बाद एक देखते हुए, जिसे हम बिंज वॉच कहते हैं, वैसा करते हुए अपना मोटापा कम कर रहे हैं। आसान शब्दों में समझा जाए तो रोनन अपने टेम्पटेशन को अपनी एक अच्छी आदत को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जिसे टेम्पटेशन बंडलिंग भी कहा जाता है। टेम्पटेशन बंडलिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल और फायदा बिजनेस की दुनिया में होता है। जैसे अमेरिका के एक टीवी चैनल, जिसे अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी या एबीसी के नाम से जाना जाता है, उसे ही देख लें। एबीसी ने साल 2014-2015 के दौरान थर्सडे यानी गुरुवार रात को दिखाई जाने वाले शोज की अच्छी टीआरपी के लिए टेम्पटेशन बंडलिंग का तरीका अपनाया था। वो हर गुरुवार को स्क्रीन राइटर शोंडा राइम्स के लिखे 3 प्रोग्राम्स का टेलीकास्ट करती थी। इनमें ग्रेज एनाटॉमी, स्कैंडल और हाउ टू गेट अवे विद मर्डर शामिल थे। एबीसी ने इन शोज को टीजीआईटी ऑन एबीसी के नाम से ब्रांडिंग दी थी। टीजीआईटी का फुल फॉर्म है थैंक गॉड इट्स थर्सडे। साथ ही इनको लोगों के बीच प्रमोट करने के लिए एबीसी ने अपने दर्शकों को पॉपकॉर्न, रेड वाइन और अपनी शाम का मजा लेने जैसी बातें भी की थी। एबीसी के हेड एंड्रयू कुबिट्ज ने इस कैंपेन के पीछे का आइडिया व्यूअरशिप को बढ़ाना बताया था। फिर देखते ही देखते उनका यह आइडिया काम करने लगा। लोगों ने एबीसी के साथ खुद को जोड़ना और उसके शोज को देखते हुए रिलैक्स करना शुरू किया। अब अगर हर दिन लोग रात के 8 बजे रेड वाइन और पॉपकॉर्न का मजा लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त का मतलब रिलैक्सेशन और एंटरटेनमेंट ही माना जाएगा। तभी तो ये रेड वाइन और पॉपकॉर्न का आइडिया कहीं ना कहीं वो क्यों बना जिससे लोगों को टीवी देखने की आदत बन गई। आमतौर पर इंसान किसी आदत की ओर तब भी बहुत ज्यादा खींचा चला जाता है जब उसमें उसकी सारी मनपसंद चीजें शामिल हों। हालांकि समझने वाली बात यह है कि अगर किसी को अलग अलग सेलिब्रिटीज से जुड़ी खबरें सुनने या देखने का बहुत शौक हो, और फिर उस इंसान को अपने वजन का ख्याल रखने के लिए वर्कआउट का शौक हो, तो वो अपनी किस आदत को अहमियत देगा और किसे नहीं। मान लीजिए वही इंसान टेम्पटेशन बंडलिंग के जरिए जिम में वर्कआउट करते हुए अगर रियलिटी शो या सेलिब्रिटीज से जुड़ी खबरें देख सकता है। अब ऐसा करने से उसकी वर्कआउट करने की अच्छी आदत भी बनी रहेगी और सेलिब्रिटीज से जुड़ी खबरें भी उसे मिलती रहेंगी। अब हम चर्चा करेंगे टेम्पटेशन बंडलिंग की, जो एक मशहूर साइकोलॉजिकल थ्योरी है, और प्रीमैक्स प्रिंसिपल को लागू करने का एक तरीका भी। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है प्रीमैक्स प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का नाम इसकी खोज करने वाले प्रोफेसर डेविड प्रीमैक के नाम पर ही रखा गया था, जिसके मुताबिक ज्यादा संभावित आदतें कम संभावित आदतों को एक बार फिर से चालू कर देती हैं। आसान शब्दों में कहें तो टेम्पटेशन बंडलिंग आपको वही आदत अपनाने में मदद करती है जिसे आप वाकई में अपनाना चाहते हैं। आदतों के बारे में चर्चा करते हुए जेम्स ये बताते हैं कि आदतों की बनावट और उन्हें अपनाने में इंसान के परिवार और दोस्तों का भी एक बहुत अहम रोल होता है। इस बारे में बात करते हुए जेम्स हंगेरी देश के लैज़लो पोलगार नाम के एक लड़के के बारे में बताते हैं। साल 1965 में लैज़लो ने क्लारा नाम की एक लड़की को कई सारी चिट्ठियां लिखी थीं। लैज़लो हमेशा से ही अपनी जिंदगी में सिर्फ मेहनत करने में विश्वास रखते थे। उनका ये मानना था कि प्रैक्टिस और अच्छी आदतें इंसान को बड़ा बनाती हैं।
यही वो दो तरीके हैं जिससे कोई भी बच्चा बड़ा होकर जीनियस बन सकता है। एक तरह से उनके जीवन का मंत्र यही था कि जीनियस कभी पैदा नहीं होता, वो पढ़ लिख कर अच्छी ट्रेनिंग के साथ जीनियस बनता है। उन्हें अपने इस मंत्र पर इतना विश्वास था कि वो इसे अपने बच्चों पर भी लागू करना चाहते थे। और एक वक्त वो क्लारा को चिट्ठियां इसलिए लिखा करते थे क्योंकि बच्चों के लिए उन्हें एक पत्नी की जरूरत थी। क्लारा एक टीचर थीं और वो भी लैज़लो के मंत्र पर विश्वास करती थीं। लैज़लो को ऐसा लगता था कि उनकी बात को साबित करने के लिए शतरंज यानी चेस सबसे सही चीज है। लैज़लो और क्लारा ने मिलकर यह भी तय किया कि शादी के बाद वो अपने बच्चों को चेस प्रोडिजीज बनाएंगे। प्रोडिजी उसे कहते हैं जो किसी फील्ड में माहिर या एक्सपर्ट होते हों। लैज़लो ने यह भी सोचा था कि उनके बच्चों को घर में ही स्कूल की पढ़ाई कराई जाएगी और उनका बाकी वक्त शतरंज का खेल सीखने में लगाया जाएगा। इसके बाद लैज़लो ने क्लारा से शादी की और अगले कुछ सालों में वो दोनों 3 बच्चियों के माता पिता बने, जिनके नाम सुजैन, सोफिया और जूडिथ थे। तीनों बच्चियों में सबसे बड़ी थी सुजैन। उसने 4 साल की उम्र से ही चेस खेलना शुरू कर दिया था। खेल के शुरुआती 6 महीनों के अंदर ही सुजैन अपने से बड़े खिलाड़ियों को भी हरा देती थी। इसके बाद थी सोफिया, जो चेस खेलने में सुजैन को भी मात दे देती थी। महज 14 साल की उम्र में वो चेस की विश्व चैंपियन बन गई और उसके कुछ सालों बाद ग्रैंड मास्टर भी। वहीं लैज़लो की सबसे छोटी बेटी जूडिथ तीनों बच्चियों में से सबसे तेज थी। 5 साल की उम्र में उसने अपने पिता को इस खेल में हरा दिया था और जब जूडिथ 12 साल की हुई तब उसका नाम विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 खिलाड़ियों की लिस्ट में आ गया था। उन खिलाड़ियों में वो सबसे कम उम्र की थी। वहीं जब उसकी उम्र 15 साल की हुई तो वो सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर भी बन गई। यहाँ पर लैज़लो और उसकी बच्चियों की कहानी बताने का मकसद आपको ये समझाना है कि कैसे पसंद आने वाले क्यूज अक्सर आदतों में बदल जाते हैं। पोलगर बहनों को चेस खेलना इतना अच्छा लगने लगा था कि सोफिया तो बाथरूम में भी चेस खेलती थी। हालांकि उसका ऐसा करना किसी भी तरह से अजीब या एबनॉर्मल नहीं था। ऐसे ही कई बार लोग अपने करीबी लोगों से भी किसी आदत को अपना लेते हैं, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी। जिस तरह से माता पिता किसी बहस में हिस्सा लेते हैं, बच्चे भी उनके उस तरीके को अपने आप में ढालने की कोशिश करने लगते हैं। या फिर जब किसी के दोस्त नशा करते हैं तो उन्हें भी नशा करने का मन हो जाता है। इसके अलावा जब कोई पति ये देखता है कि उसकी पत्नी को दरवाजा बंद करने के बाद भी एक बार फिर से चेक करने की आदत है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी ये आदत अपने आप ही आ जाती है। जेम्स के मुताबिक हम जिस इंसान के जितना करीब होते हैं, उससे उसकी किसी आदत को हम ज्यादा जल्दी अपना लेते हैं। कई रिसर्च और स्टडीज में भी ऐसा पाया गया है कि लगभग 57% लोग अपने दोस्तों या परिवार वालों से कुछ आदतें अपना लेते हैं। अब जब तक ये आदतें अच्छी हों तब तक कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन दिक्कत तब होती है जब आदतें अच्छी ना हों। स्पेस तक जाने वाले एस्ट्रोनॉट माइक मैसिमिनो जब MIT यानी अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक ग्रेजुएट छात्र थे, तब उन्होंने रोबोटिक्स की क्लास में एडमिशन लिया था। इस क्लास के टोटल 10 स्टूडेंट्स में से 4 आगे जाकर एस्ट्रोनॉट्स ही बने। अब इस कहानी से इतना तो साफ है कि अगर किसी इंसान के आसपास अच्छी आदतों वाले दोस्त और परिवार वाले हों तो उसमें भी अच्छी आदतें आ ही जाती हैं। इसीलिए इंसान को हमेशा एक ऐसा कल्चर या ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहना चाहिए जहां बर्ताव या व्यवहार बिल्कुल आम हो। अब यहाँ नॉर्मल से हमारा मतलब है कि अच्छी आदतों वाले पॉजिटिव लोग, जिनके साथ रहकर इंसान पॉजिटिव बन सके या सोच सके। जैसे अगर आपके दोस्त और परिवार वालों में ज्यादातर लोग फिट हैं तो आपका मन भी वर्कआउट की तरफ खींचा चला जाएगा, जो एक अच्छी आदत है। वैसे ही अगर किसी इंसान के दोस्तों में संगीत प्रेमियों की तादाद या संख्या काफी ज्यादा हो तो देखते ही देखते उस इंसान का मन भी इसकी तरफ आकर्षित या अट्रैक्ट होने लगेगा। इसीलिए अपनी आदतों को और भी ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए इंसान को अपने आसपास का कल्चर हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। साथ ही उसे ऐसे लोगों के साथ दोस्ती बनानी चाहिए जो उसे हमेशा अच्छी आदतों की तरफ ले जाएं। क्योंकि भले ही अकेले किसी काम को करने का मोटिवेशन कम हो, लेकिन 4 लोगों के साथ उसी काम को करने का मोटिवेशन अपने आप आने लगता है। इतना ही नहीं, इंसान को अच्छी आदतें अपनाने के साथ ही अपनी बुरी आदतों को ढूंढकर उनकी वजहों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। ज्यादातर बार ऐसा होता है कि हर बुरी आदत की एक क्रेविंग होती है जो हमें अंदर से आती है। ऐसा नहीं है कि उस एक आदत के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता, फिर भी
ऐसे में मान लीजिए कि अगर किसी को पिज्ज़ा खाने का मन हो रहा है तो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो इंसान पिज्ज़ा खाने से ही जिंदा रह पाएगा, बल्कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस इंसान को अंदर से पिज्ज़ा खाने की मोटिवेशन या क्यू मिल रही है। अगर इस क्यू को ही हटा दिया जाए तो उस इंसान का मन भी पिज्ज़ा से यूं ही आसानी से हट जाएगा। जेम्स का मानना है कि हमारी क्रेविंग्स हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी होती हैं। हमारी फीलिंग्स और इमोशंस ही हमें ये बताते हैं कि किस काम को करना चाहिए और किसे नहीं। तभी तो कई बार इमोशन में आकर हम ऐसा काम कर जाते हैं जो शायद हमें नहीं करना था। मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डेमासियो का भी यही कहना है कि वो इमोशन ही है जो हमें चीज़ों को अच्छा या बुरा समझने में मदद करता है। इसीलिए अगर इंसान अपनी आदतों को पॉजिटिव भावनाओं के साथ जोड़े तो उसकी वही आदतें बहुत अट्रैक्टिव हो जाती हैं। वहीं अगर ऐसा न हो तो इसमें हमारा फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो जाता है। किसी भी आदत को अपनाने से पहले इंसान को इस बात पर गौर करना चाहिए कि उस आदत से उसे क्या फायदा होने वाला है। तो आइए इसी के साथ बिहेवियर चेंज के तीसरे नियम के बारे में जानने के लिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर। इस एपिसोड की शुरुआत हम एक कहानी के साथ करते हैं जिसके बारे में जेम्स को अपनी रिसर्च के दौरान पता चला था। अमेरिका के शहर फ्लोरिडा के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था जेरी। उन्होंने एक बार अपनी फोटोग्राफी की क्लास के स्टूडेंट्स को 2 हिस्सों में बांट दिया। ऐसा करने की वजह थी एक प्रोजेक्ट जिसमें उन स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में काम करना था। जेरी ने एक ग्रुप का नाम क्वालिटी ग्रुप रखा जो पहले से अपनी खींची हुई तस्वीरों पर काम करेंगे। वहीं दूसरे ग्रुप का नाम रखा क्वांटिटी ग्रुप जो नई तस्वीरें खींचकर उन पर काम करने वाले थे। अब रूल ये था कि जो भी स्टूडेंट 100 तस्वीरें लाएगा उसे A ग्रेड मिलेगी, फिर जो 90 लाएगा उसे B और जो 80 तस्वीरें लाएगा उसे C ग्रेड दिया जाएगा। उस वक्त कमरे के दाईं ओर जो भी स्टूडेंट्स मौजूद थे उन्हें क्वालिटी ग्रुप में रखा गया। उन्हें अपनी पहले की तस्वीरों पर ही नंबर मिलने वाले थे, इसीलिए वो एक जगह पर ही बैठे हुए थे क्योंकि उनके घूमने फिरने का कोई काम ही नहीं था। उधर क्वांटिटी ग्रुप के स्टूडेंट्स तस्वीरें लेने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। आखिर में जब नतीजा आया तो ये देखा गया कि क्वांटिटी ग्रुप ने ही सारी अच्छी तस्वीरें दी थीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ क्वांटिटी ग्रुप ही अपनी तस्वीरों के लिए मेहनत करने में लगा हुआ था, वहीं क्वालिटी ग्रुप ने इस दौरान कुछ भी नहीं किया। यही वजह थी कि उनके ग्रुप से ही ज्यादा अच्छी तस्वीरें आई थीं। जेम्स इसे मोशन में होना और एक्शन लेने के बीच का फर्क कहते हैं, क्योंकि दोनों ग्रुप को आइडिया एक ही मिला था लेकिन दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। ऐसे में जब आप मोशन में होते हो यानी घूमते हुए काम करते रहते हो तब आप कई बार बहुत कुछ नया भी सीखते हो, लेकिन जब आप एक ही जगह पर रहोगे तो चाहे आप कितना भी अच्छा प्लान क्यों ना कर रहे हो उससे कुछ खास सीखने को नहीं मिल पाता है। हम मोशन और एक्शन के बीच का फर्क समझाने के लिए आइए आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर आपको एक आर्टिकल लिखना है और आप उसके लिए 20 आइडियाज सोच कर रखते हैं या फिर उन्हें लिखते हैं तो ऐसे में आप मोशन में कहलाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप बैठकर सिर्फ एक ही आर्टिकल लिखते हैं क्योंकि आपको एक ही आर्टिकल लिखना है तो ऐसे में ये आपका एक्शन कहलाएगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं और इसके लिए आप एक अच्छे डाइट प्लान की तलाश करते रहते हैं तो आप मोशन में कहलाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप से बिना किसी तलाश के कुछ हेल्दी खाना शुरू कर देते हैं तो वो आपका एक्शन होगा। जेम्स के मुताबिक कई बार मोशन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है, लेकिन इसमें अपने आप कोई नतीजा सामने नहीं आता, क्योंकि अगर आप मोशन में हैं तो आपको ये उम्मीद रहती है कि आप सही रास्ते पर हैं और आपको नतीजा जल्द मिलेगा। जैसे अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और इसके लिए आप कई क्लाइंट से मिल रहे हैं तो मोशन में रहते हुए आप यही सोचेंगे कि अभी भी मुझे अपने 4 पोटेंशियल क्लाइंट से मिलना है, यानी मैं सही रास्ते पर ही हूँ। या फिर किसी किताब को लिखने की कोशिश में आप बार बार ये सोचते रहेंगे कि ये किताब लिखने के लिए कई आइडियाज मेरे दिमाग में आ रहे हैं, इसका मतलब ये सही तरीका है। बिहेवियर चेंज के तीसरे नियम की पहली सीख यही है कि आपको अगर किसी आदत का मास्टर बनना है या पूरी तरीके से यूज अपनाना है तो आपको बार बार उस आदत को दोहराने का जज्बा रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंसान एक बार में किसी चीज में माहिर नहीं हो जाता। इसीलिए अगर आप चीजें दोहराने के लिए तैयार हैं तो आप सही रास्ते पर हैं।
आदतों का बनना एक ऐसा प्रोसेस है जो रिपीट करने के साइंस पर ही आधारित होता है। जितना कोई इंसान एक चीज को बार बार दोहराता है, उतना ही उसका दिमाग उसके हर हिस्से को सेट करता रहता है और देखते ही देखते वो एक्टिविटी उस इंसान की आदत बन जाती है। न्यूरोसाइंटिस्ट्स इसे लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन का नाम देते हैं, यानी एक ऐसी चीज जो लंबे समय तक आपके दिमाग में रह जाने वाली है। और इस प्रोसेस से दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स का आपस का कनेक्शन और भी मजबूत होता है। इस प्रोसेस को सबसे पहले साल 1949 में डोनाल्ड हेब ने ढूंढा और इसके बारे में चर्चा की थी, और तभी से इस प्रोसेस को हेब्स लॉ कहा जाता है। हेब्स का कहना था कि जो न्यूरॉन्स आपस में मिलकर काम करते हैं, उनका कनेक्शन हमेशा उतना ही मजबूत बना रहता है। जैसे कि जब कुछ साइंटिस्ट ने लंदन में टैक्सी चलाने वालों के दिमाग पर स्टडी की, तो उन्होंने पाया कि उनके दिमाग का एक हिस्सा, जिसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, वो हिस्सा उन लोगों से काफी बड़ा होता है जो टैक्सी चालक नहीं है। इससे भी दिलचस्प बात यह थी कि जब वो टैक्सी चालक उस काम को छोड़ देते थे, तो उनके दिमाग के हिप्पोकैम्पस का साइज भी कम हो जाता था। अब यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि जब भी कोई इंसान किसी एक्शन को दोहराता है, तब उससे जुड़ी उसके दिमाग की नसें एक्टिव हो जाती हैं। इसका मतलब कि किसी एक्शन को बार बार दोहराने का सीधा संबंध किसी नई आदत को अपनाने से ही होता है। इस टॉपिक पर बात करते हुए जेम्स ये भी बताते हैं कि इस किताब को लेकर भी एक सवाल का उन्हें कई बार सामना करना पड़ा था। वो सवाल ये था कि किसी नई आदत को अपनाने में कितना वक्त लग जाता है। इस सवाल के बारे में थोड़ा सोचा जाए तो इसके अंदर छुपा हुआ सवाल ये है कि किसी आदत को अपनाने के लिए उसे कितनी बार दोहराना पड़ता है। ऐसे में यहाँ जेम्स साफ कर देना चाहते हैं कि आदतों की बनावट में जादू या चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता। चाहे कोई इंसान अपने एक एक्शन को 30 बार दोहराए या 300 बार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी आदत को अपनाते वक्त फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि वो इंसान किस तेजी से अपने एक्शन को दोहराता है, क्योंकि इंसान की अभी जो भी आदतें हैं वो शायद ऐसे ही कई रिपीटिशंस के बाद आई हैं। तो नई आदतों के लिए भी उतनी बार रिपीटिशंस होना जरूरी होता है और आपको उस आदत को बार बार दोहराना पड़ेगा। हालांकि ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आपकी वो आदत इजी यानी आसान हो, और तभी बिहेवियर चेंज के तीसरे नियम को जेम्स ने मेक इट इजी बताया है। बिहेवियरल चेंज के तीसरे नियम से जुड़ा एक और नियम आता है जिसे 2 मिनट रूल यानी 2 मिनट का रूल कहा जाता है। इस पर बात शुरू करने से पहले आइए आपको ट्वेला थाप के बारे में बताते हैं। ट्वेला मॉडर्न एज की बहुत बड़ी और मशहूर कोरियोग्राफर हैं। साल 1992 में उन्हें मैक ऑर्थर फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, जिसे आम भाषा में जीनियस ग्रांट भी कहा जाता है। आज भी वो दुनिया के कई हिस्सों में शोज किया करती हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि उनके सफल करियर का राज क्या है, तो थाप इसका श्रेय अपनी अच्छी आदतों को देती हैं। थाप कहती हैं, मैं अपने दिन की शुरुआत एक रिचुअल के साथ करती हूँ। मैं सुबह के 5:30 बजे उठकर अपने वर्कआउट के कपड़े पहनकर अपने घर से निकलती हूँ और एक टैक्सी लेकर जिम जाती हूँ। मैं जानती हूँ कि जैसे ही मैं हर दिन जिम जाने के लिए टैक्सी में सवार होती हूँ, मेरा रिचुअल पूरा हो जाता है। काफ़ी सारे रिसर्चर्स भी इन बातों पर रिसर्च करने के बाद ऐसा ही मानते हैं कि 40 से 50% लोग जो भी काम करते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी किसी न किसी आदत से जुड़ा होता है। दरअसल आदतें हाईवे तक पहुंचने के लिए इंसान का दरवाजा होती हैं, और ये ही आपको अपनी अगली आदत को अपनाने के रास्ते तक लेकर जाती हैं। 2 मिनट रूल इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस रूल के हिसाब से जब आपको एक नई आदत लग जाती है, तो रोज आपको उसे करने में 2 मिनट से भी कम वक्त लगना चाहिए। लेकिन ये सोच लेना कि उस आदत को 2 मिनट के लिए करना ही बहुत है, ये लोगों की गलतफहमी हो सकती है। हमारा लक्ष्य, ये टारगेट हमेशा इस आदत को लंबे समय तक के लिए बनाए रखना ही है। बस इसकी शुरुआत हमें 2 मिनट से करनी चाहिए। अब अगर 2 मिनट का ये नियम आपको ज्यादा लगता है, तो पहले कुछ दिन आप इसे करने के बाद थोड़ा रुक जाएं। जैसे अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो 2 मिनट के बाद रुक जाएं, या फिर आप दौड़ रहे हैं तो भी 2 मिनट के बाद कहीं रुक जाएं या ब्रेक ले लें। ऐसा करते करते वही आदत आपके साथ लंबे समय के लिए जुड़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंसान को अपनी किसी अच्छी आदत को लंबे समय के लिए अपने साथ बनाए रखना हो, तो उसे इसकी शुरुआत 2 मिनट वाले व्यवहार या रूल से करनी चाहिए। ऐसा करते हुए
2 मिनट के लिए किसी काम को करते करते कब वही एक काम आपकी आदत में बदल जाएगा, आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी बितानी है, अगर आपको फिट रहना है, या अगर आपको शादी के बाद एक खुशहाल जिंदगी चाहिए, तो इन सभी चीजों को पाने के लिए जो पहला कदम आपको उठाना है वो है अपनी अच्छी आदतों को 2 मिनट के लिए अपनाने की शुरुआत करना। इस एपिसोड में हम बिहेवियरल चेंज के आखिरी और सबसे जरूरी नियम के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले आइए आपको एक पब्लिक हेल्थ कर्मचारी के बारे में बताते हैं। सन 1990 के दशक में स्टीफन लूबी, जो अब तक अमेरिका के नेब्रास्का राज्य के ओमाहा शहर में रहा करते थे, उन्होंने अचानक से पाकिस्तान के कराची जाने का मन बना लिया और इसके लिए टिकट भी खरीद लिया। उस वक्त कराची दुनिया के कई मशहूर शहरों में से एक हुआ करता था। साल 1998 तक करीब 9 मिलियन से भी ज्यादा लोग कराची को अपना घर बताते थे। ये शहर पाकिस्तान का आर्थिक केंद्र यानी इकोनॉमी सेंटर हुआ करता था, जहां हर तरह के बिजनेस शामिल थे। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के शहर में बड़े हवाई अड्डे और सी पोर्ट भी थे। ऐसी जगह पर आपको सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन इन सब अच्छी बातों के बीच एक जरूरी बात यह भी थी कि कराची रहने लायक शहर बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ की करीब 60% आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहा करती थी। न ठीक ठाक बिजली का इंतजाम था और न कूड़ा कचरा फेंकने का। यहाँ तक कि लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिल पाता था। इन्हीं सब वजहों से यहाँ डायरिया, उल्टी और पेट दर्द जैसी कई बीमारियों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। और तो और यहाँ पलने वाले ज्यादातर बच्चे कुपोषण के मरीज भी थे। आप ही सोचिए कि जिस कराची की हालत इतनी बुरी थी, वहां अमेरिका का कोई अच्छा भला इंसान क्यों आना चाहेगा। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि स्टीफन लूबी एक पब्लिक हेल्थ वर्कर थे, इससे यह समझ आता है कि उनके कराची आने की वजह यहाँ की बुरी हालत ही थी। लूबी को ऐसा लग रहा था कि ऐसी जगहों पर अगर लोगों का हाथ धोने जैसी छोटी आदत भी लगा दी जा सके तो भी कराची के लोगों की हालत सुधर सकती है। जब स्टीफन लूबी अपनी टीम के साथ कराची पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों को पहले से ही हाथ धोने की अहमियत के बारे में पता था, लेकिन जिस बात का अंदाजा उन्हें बिल्कुल नहीं था वो ये कि हाथों को धोने का भी एक सही तरीका होता है। लूबी ने देखा कि कुछ लोग सिर्फ पानी से हाथ धो लेते हैं या फिर कोई एक ही हाथ धो लेता है, और कुछ तो खाना बनाने से पहले हाथों को धोना ही भूल जाते हैं। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था कि सबको पता था कि हाथों को धोना अच्छी बात है, लेकिन कोई भी इसे अपनी आदत नहीं बना पा रहा था। इस हालात का सलूशन निकालने के लिए लूबी ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल नाम की एक कंपनी से हाथ मिलाया। प्रॉक्टर एंड गैम्बल का मकसद आसपास के सभी इलाकों तक सेफ गार्ड साबुन पहुंचाना था। धीरे धीरे ये साबुन कराची के लोगों को बहुत पसंद आने लगा। इस साबुन में बहुत आसानी से झाग आ जाता था और इसकी महक भी अच्छी थी। यही वजह थी कि धीरे धीरे लोगों को इस साबुन से हाथ धोने में मजा आने लगा। लूबी ने इस बारे में बताया कि एक तरह से लोगों के हाथ धोने की आदत को अपनाने की शुरुआत थी। लूबी और प्रॉक्टर एंड गैम्बल के इस कदम के अगले 2 महीनों में कराची के लोगों में बीमारियां बहुत कम दिखाई देने लगीं। जहां डायरिया के मरीज की तादाद 52% तक कम थी, वहीं न्यूमोनिया के मरीजों की संख्या भी कम होने लगी। 6 साल के बाद लूबी एक बार फिर उन लोगों के घरों तक गए जिनमें ये बीमारियां दिखी थीं। अब उनकी हालत में और भी ज्यादा सुधार आ गया था, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें उस साबुन से हाथ धोने में अच्छा लगने लगा था, जिससे उन्हें सफाई की आदत लग गई। लूबी और प्रॉक्टर एंड गैम्बल की इस कहानी को आपके साथ शेयर करने का जेम्स का मकसद आपको ये बताना है कि कैसे किसी आदत को पसंद के हिसाब से बनाने की वजह से लोगों में उसे अपनाने की तादाद बढ़ने लगती है। बिहेवियरल चेंज के आखिरी नियम के मुताबिक हमें किसी भी आदत को इतना सेटिस्फाइंग या आकर्षक बनाना चाहिए जिससे लोग उसे अपनाने में दिलचस्पी दिखाएं, क्योंकि ऐसा होने पर इंसान उस आदत को आसानी से अपना लेता है। हालांकि ये आइडिया सिर्फ साबुन के लिए ही कारगर है, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने आसपास के बिजनेस को देखें तो टूथपेस्ट या च्युइंगम जैसी कंपनियां भी इसी तरीके का इस्तेमाल करती हैं। च्युइंगम की ही बात की जाए तो साल 1800 से पहले भी इसकी बिक्री होती थी, लेकिन जब साल 1891 में इसकी मशहूर कंपनी रिंगले ने च्युइंगम्स बनाना शुरू किया
तब से जैसे ये पूरी दुनिया के लोगों की एक आदत सी बन गई थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, अब हम उसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। साल 1891 के पहले जब कंपनियां च्युइंग गम्स बनाती थीं तब उनका स्वाद काफी खराब होता था। इस वजह से लोग इसे ज्यादा दिनों तक खा नहीं पाते थे। उस वक्त रिंगले ने इस बात को समझकर च्युइंग गम्स में स्पेयरमेंट और जूसी फ्रूट्स जैसे फ्लेवर्स डालने की कोशिश की, जिससे उनके वो च्युइंग गम्स टेस्टी बन सके। जिसके बाद उन्होंने थोड़ा और दिमाग लगाते हुए च्युइंग गम्स को मुंह साफ रखने का जरिया बनाया, जिससे लोग इसकी तरफ और भी ज्यादा आकर्षित होने लगे। ऐसी कहानियां ये साबित करती हैं कि बिहेवियरल चेंज का सबसे जरूरी नियम यह है कि कैसे अपनी आदतों को आकर्षक बनाया जाए, जैसा उसको इस्तेमाल करने वालों को पसंद आए, क्योंकि आपको भी वही आदतें पसंद आएंगी जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। और जिन आदतों का नतीजा ही सही ना हो, उन आदतों को अपनाने में लोगों को मुश्किल तो होगी ही। हालांकि इन नतीजों को आने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। फिलहाल किसी भी आदत को अपनाना जितना आसान होता है, उसे बनाए रखना उतना ही मुश्किलों से भरा। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी अच्छी आदत हमसे छूट ना जाए। साल 1993 में कनाडा के एबॉट्सफोर्ड शहर के एक बैंक ने ट्रेंट डिज्मिड नाम के एक युवक को स्टॉक ब्रोकर की पोस्ट के लिए चुना था। स्टॉक ब्रोकर वो होता है जो अपनी कंपनी के लिए बाजार से शेयर खरीदता है। एबॉट्सफोर्ड कनाडा के एक और शहर वैंकूवर से काफी करीब था, और वैंकूवर एक ऐसा शहर था जहां बड़े बड़े बिजनेस डील्स फाइनल किए जाते थे। ऐसे में कोई भला कैसे एक छोटे से शहर के डिज्मिड पर भरोसा कर पाता। लेकिन उसने इस बात को बस अपनी एक छोटी सी आदत से गलत साबित कर दिया। डिज्मिड हर सुबह 2 डिब्बे लेकर बैठता था, जिनमें से एक 120 पेपर के क्लिप से भरा होता और दूसरा बिल्कुल खाली। जैसे जैसे दिन की शुरुआत के साथ डिज्मिड सेल्स कॉल करना शुरू करता था, तो वो क्लिप से भरे हुए डिब्बे से एक क्लिप निकालकर एक दूसरे डिब्बे में रख देता था। ऐसे ही उसके कॉल्स और क्लिप्स की अदला बदली का सिलसिला चलता रहता। अब जब तक वो डिब्बा खाली या बॉक्स भर नहीं जाता, तब तक वो फोन कॉल्स करना बंद नहीं करता था। इस तरह से 18 महीनों के अंदर डिज्मिड की कंपनी को करीब $5 मिलियन का फायदा होने लगा। जब तक 4 साल हुआ, वो हर महीने $75,000 कमाने लगा था, जिसके कुछ दिनों बाद ही उसे एक बढ़िया सी नौकरी भी मिल गई। कंक्लूजन। जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स पर चर्चा करते हुए हमने आपको बताया कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में बेहतरीन नतीजे लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सीधी और आसान भाषा में आपने सुना कि किस तरह आज के समय में दुनिया के मशहूर हुए लोगों ने भी कभी इन अच्छी आदतों को अपनाकर ही अपने आप को इस काबिल बनाया था। चर्चा के दौरान हमने ये भी जाना कि हमारी छोटी छोटी आदतों का हमारे दिमाग पर कितना असर होता है, अब फिर चाहे आदत अच्छी हो या बुरी। कई बार यही आदतें हमारी पर्सनालिटी को भी और निखारने में मदद करती हैं। क्या आपको इससे पहले इस बात का जरा सा भी अंदाजा था कि इंसान की आदतों में होने वाले बदलावों के भी अपने नियम होते होंगे? शायद नहीं, लेकिन जेम्स ने अपनी किताब पर चर्चा करते हुए हमें यह भी बताया कि बिहेवियरल चेंज की थ्योरी के मेन 4 रूल या नियम होते हैं। बिहेवियरल चेंज के पहले नियम में हमने जाना कि कैसे अपनी आदतों को कई बार ऑब्वियस बनाना होता है। वहीं जरूरत पड़ने पर इंसान अपनी इन्हीं ऑब्वियस आदतों को छोड़ भी देता है, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो आप पर अच्छा असर डाल रही हैं या बुरा। हालांकि दूसरे नियम में जेम्स ने आदतों को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने की बात कही, क्योंकि उनका मानना था कि आदतें जितनी अट्रैक्टिव होंगी, लोग उसकी तरफ उतने ही खिंचे हुए आएंगे। इसीलिए अच्छी आदतों को अपनाते वक्त इस दूसरे नियम की बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा बिहेवियरल चेंज के तीसरे और चौथे नियम में आदतों को आसान और सेटिस्फाइंग यानी संतुष्ट बनाने की बात कही गई, क्योंकि अगर इंसान की आदतें उसे सेटिस्फैक्शन नहीं देंगी तो वो ज्यादा दिनों तक उन आदतों के साथ बना रह नहीं पाएगा। और वहीं अगर आदतों को सेटिस्फाइंग बनाना है तो उनका आसान होना भी बहुत जरूरी है। तभी जेम्स ने 2 मिनट रूल और द गोल्डीलॉक्स रूल के बारे में बताया, जिससे लोगों को अपनी ही आदतों को समझने में मदद मिल सके। हम यही उम्मीद करते हैं कि एटॉमिक हैबिट्स की इस बुक समरी को सुनकर आपको भी अपनी जिंदगी में कुछ छोटे बदलाव लाने का मोटिवेशन मिला होगा, और आपको इन बदलावों का एक बेहतरीन नतीजा भी मिलेगा।
ऐसी ही और भी कई दिलचस्प किताबों पर चर्चा के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए